कहते हैं प्यार हर किसी की झोली में नहीं मिलता। तनु का भी एक छोटा सा परिवार था जिसमें वो अपने मम्मी पापा और अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ रहती थी। उनका छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। पर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, जिसके कारण तनु को करनी पड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या होगा जब तनु करेगी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? क्या उसे वो प्यार मिल पाएगा जिसे वो सपनों में देखती आ रही थी, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बदले उसे करना पड़ेगा एक सौदा? ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए नॉवल इंटरेस्टेड स्टोरी पर। चैप्टर 1। ओह गॉड, आज फिर देर हो गई है। पक्का कॉलेज में देर हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने आज उठाया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तनु ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया। मम्मी मम्मी, आज आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखिए 8 बजे बज गए। अभी 9 बजे कॉलेज भी पहुंचना है। अभी मैंने नहाया नहीं है। ओहो, कैसे मैं इतनी दूर कॉलेज समय पर पहुंच पाऊंगी? तनु जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और आड़ा तिरछा बिस्तर समेटने लगी। फिर जैसे ही पलटी तो उसे अपने सामने उसे ही घूरती हुई मिताली जी नजर आए, जिन पर नजर जाते ही तनु ने वापस तकिया उठाकर ठीक से जमाया और जल्दी जल्दी चादर फोल्ड करके रखा और सारा बिस्तर सलीके से जमा दिया। मिताली जी को देखते ही तनु जैसे जम ही गई थी। उसे पता चल गया था आज तो ज्वालामुखी फटने वाला है, अब तो जल्दी से भाग बेटा, उसने मन में सोचा और मिताली जी से कहा, मम्मी मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठा दिया, और मैं वो बिस्तर जमा रही थी ना। तनु की बात सुनकर मिताली जी हाथ मटका कर बोली, वाह बेटा, कर लो बातें, सुबह से 8-10 बार उठाने आ गई, मगर मजाल है कि आप बिस्तर छोड़कर उठे। वैसे कौन सा सपना देख रही थी आप? इतना मुस्कुरा रही थी, इतना उठाने पर भी नहीं उठी। तनु जल्दी जल्दी अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। अरे मम्मी डार्लिंग, आपका होने वाला दामाद है, जो सपनों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, उसे ही देख रही थी। अच्छा छोड़ो, आप भी ना कभी नहीं सुधरोई। इतनी गप्पे मारती हो ना कि मैं कॉलेज जाने में भी लेट हो जाऊंगी। अब जल्दी नहाने दो, वरना कॉलेज के प्रोफेसर जो है वो एक खड़ूस ससुर की तरह कॉलेज में मेरा जीना हराम कर देंगे। फिर दोनों माँ बेटी ठहाके मार के हंस पड़े। जल्दी जल्दी कपड़े निकालकर तनु सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़ कर गई। बस 5 मिनट में ही फटाफट नहाकर निकल आई और जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गई। डाइनिंग टेबल पर तनु के डैड प्रशांत जी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। साथ में उसका छोटा भाई मोहित भी बैठा हुआ था, जो जूस पी रहा था। जूस पीते पीते मोहित ने बोला, दीदी क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी नाश्ता करने आ गई। आज तो पक्का आप कॉलेज टाइम पर ही पहुंच जाओगी। खिड़की से जरा बाहर देखो, हॉर्न की आवाज सुनाई दी कि नहीं? आपकी बेस्ट फ्रेंड पता नहीं कब से हॉर्न बजा रही है। अरे यार, पता नहीं कितनी जल्दी टाइम हो गया। सब मम्मी डार्लिंग की गलती है, उन्होंने ही आज मुझे समय पर नहीं उठाया। आज तो मैं उन्हीं के कारण लेट हुई हूँ, झुंझलाते हुए तनु ने कहा और जल्दी जल्दी उठाकर जूस पीने लगी। ये सुनते ही मिताली जी बोली, अच्छा जी, एक तो तुम्हें आधे घंटे से उठा रही थी, समय से ब्रेकफास्ट भी चाहिए, बनाते बनाते 3-4 बार तुम्हें उठाने गई, फिर जूस बनाया, उसके बाद फिर उठाने गई। तुम्हारे कान के पास अलार्म लगाया, उसके बाद भी तुम नहीं उठी। कुंभकर्ण की रिश्तेदार खुद तो पड़ी पड़ी सपने देख रही थी, नाम मेरा लगा रही है। अभी भी कह रही हूँ, सुधर जाओ, थोड़ा समय पर उठो। अब कॉलेज के 3rd ईयर में पहुंच गई हो, थोड़ा घर का कामकाज भी देखो। मगर नहीं, तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं है। उठती हो तो कॉलेज भाग जाती, फिर कभी सहेली के यहाँ चली जाती हो, तो कभी मूवी तो कभी गार्डन। इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक समय पर उतना नहीं सीखा है। जब शादी हो जाएगी तो कैसे करोगी? अरे मम्मी डार्लिंग, चिंता मत करो, ऐसा दामाद ढूंढ दूंगी जो आपको भी खाना खिलाएगा और मुझे भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा। ऐसा बोलते हुए तनु ने जल्दी जल्दी सैंडविच को रेप करके फाइल पेपर में रखा, हाथ में पकड़ा और अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजे की ओर पहुंचकर वह रुकी और मिताली जी की तरफ देखते हुए एक आंख मारी और सभी को बाय बोलते हुए बाहर की तरफ भाग गई। मिताली जी डाइनिंग टेबल में अपने लिए प्लेट में नाश्ता निकालते हुए प्रशांत जी से बोली, देख रहे हैं ना आप इसकी हरकतें, आप बोलते क्यों नहीं? कितना समझाती हूं, मगर सुधरने का नाम ही नहीं लेती है ये लड़की। इसका बचपना अभी तक नहीं गया, आप भी इसे समझाए, थोड़ा घर का काम है, थोड़ा हमारे बिजनेस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मोहित अभी छोटा है,
इसलिए उसका ध्यान अभी पढ़ाई में रहे तो ठीक है, पर तनु को हमारी बिजनेस के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। नाश्ता करते करते मिताली जी मोहित से बोली, तुम्हारी बस भी आने वाली है, जल्दी बैग पैक करो, पापा तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। मोहित नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से उठा और अपने रूम में बैग लेने चला गया। मोहित के जाते ही प्रशांत जी मिताली जी से बोले, हमारा बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा है। मैं बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूं, पर लगता है जल्दी हमें यह मकान छोड़कर भी छोटे मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं इस मकान के पेपर भी रेडी करवा रहा हूं, जैसे ही अच्छे दाम में बिक जाएगा हम छोटे मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ा समझा देना, कहना दादी के पुश्तैनी घर में कुछ दिनों के लिए रहने जा रहे हैं। ये पुश्तैनी मकान है, छोटा सा है मगर उसी में रहना है। मिताली जी प्रशांत जी से बोली, आप चिंता मत करिए, आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जो किसी से भी छुपी नहीं है। आप बिजनेस को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो सब फिर से पहले पहले जैसा हो जाएगा। चैप्टर 2। मिताली जी और प्रशांत जी बात ही कर रहे थे, तभी मोहित अपना बैग लेकर आ गया और आते बोला, पापा चलिए जल्दी चलते हैं, बस आने वाली होगी, 8:45 होने वाला है। प्रशांत जी नाश्ता कर चुके थे, टेबल पर से नैपकिन उठाया और हाथ पोंछकर उठने लगे। भारी मन से उन्होंने मिथिला जी को देखा तो मिथिला जी ने भी आंख झपकाकर कर उन्हें सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी का इशारा किया। मिथिला जी भी डाइनिंग टेबल से उठी और प्रशांत जी का बैग लेकर उन्हें दिया और दोनों को दरवाजे तक छोड़ने आए। मोहित ने हाथ हिलाकर मिथिला जी से बाय कहा और प्रशांत जी के साथ कार में बैठकर निकल गया। प्रशांत जी ने मोहित को बस स्टैंड छोड़ा और वहीं बस का इंतजार करने लगे। ऐसे देखकर मोहित ने कहा, पापा आप भी ना, मैं बस में ही जाऊंगा और किसी के साथ नहीं चला जाऊंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ, क्लास 10th में आ गया हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। जाए अच्छे बच्चों की तरह आप भी ऑफिस चले जाइए। उद्धरण चिन्ह। इस पर मुस्कुराते हुए प्रशांत जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर भरोसा है। फिर भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाता देखता हूं तो मुझे शांति मिलती है। तुम चिंता मत करो, जब बस आ जाएगी और तुम बैठ जाओगे तो मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप भी ना बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ते नहीं हैं। लो बस भी आ गई, मैं जा रहा हूं और आप भी अपने ऑफिस चले जाइए। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। मोहित को बाय करते हुए प्रशांत जी भी अपने ऑफिस की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ तनु हाथ में सैंडविच लिए जल्दी से शिल्पा की गाड़ी में बैठी। उसने जल्दी से शिल्पा के कुछ बोलने से पहले ही सैंडविच का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। तनु ने मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहा, मुझे इतने प्यार से मत देख मेरी शिल्पा, चल गाड़ी चला, कॉलेज को देर हो जाएगी। शिल्पा ने भी सैंडविच खाते हुए बड़े गुस्से में तनु से कहा, तेरे कारण रोज कॉलेज एकदम गिरते पड़ते पहुंचते हैं, कल से ना तू खुद आया कर, मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी। शिल्पा ने भी सैंडविच खाते हुए कहा, अरे प्यारी शिल्पा, सामने देखकर गाड़ी चला, मेरे बगैर तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है और तू ना मेरे बगैर जाने की सोचना भी मत, वरना तेरे जितने भी राज है ना सब तेरी मम्मी के सामने जाकर उगल दूंगी। शिल्पा ने भी गुस्से में और तेज गाड़ी चलाते हुए कहा, साली मुझे ब्लैकमेल करती है, जा अब कल से तो तेरे को लेने ही नहीं आऊंगी। इतनी सुबह जल्दी उठती हूँ, तैयार होती है, 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद तुझे लेने आती हूँ, लेकिन तू यहाँ पर तैयार नहीं मिलती, खुद लेट करती है और मुझे ब्लैकमेल करती है। तनु ने धीरे से शिल्पा के स्टॉल में अपने हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ शिल्पा के कंधे पर लटकाकर उससे चिपकते बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर मेरी प्यारी शिल्पा, साली तो नहीं अपनी भाभी ही बना ले। तेरा तो कोई भाई नहीं है, कोई कजिन है तो वही बता दे यार। देख मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, बस 1 ही साल बचा है, तेरे भाई को पटा लूंगी और तुझे बैठे बिठाए मेरे जैसी भाभी भी मिल जाएगी। तनु ने फिर आंखें मटकाते हुए कहा, कितना अच्छा होगा, तेरी जैसी ननंद मिलेगी जिसे खाना भी पकाना आता है, गाड़ी भी चलानी आती है, बाहर जाकर सब्जियां लेनी भी आती है और मम्मी को भी पटाना आता है, कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी हम दोनों की। तभी शिल्पा ने कॉलेज के एंट्रेंस पर जोर से ब्रेक लगाते हुए कहा, अरे ओ शेख चिल्ली, दिन में सपने देखना बंद कर, कॉलेज आ गया है, चल जल्दी कर, आज क्ले मॉडलिंग की क्लास है, तुझे याद है ना, क्ले रख कर लाए है ना बैग में कि वह भी सपनों के साथ घर में ही भूल आए। तनु जल्दी से गाड़ी से उतरी और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग लाई हूं, तू डर मत, जो भी प्रोफेसर बनाने देंगे ना उसमें तेरी पूरी मदद करूंगी, चल अब जल्दी चल।
शिल्पा गाड़ी स्टैंड की तरफ लगाने चली गई और तनु अपने बैग में अपना सामान चेक कर रही थी। तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई दी और किसी ने कहा, लड़की होकर लड़की को डालें तो फिर हमें क्या बोलेगी। तनु गुस्से में पीछे पलटी तो देखा मोटरसाइकिल में दो लड़के बैठे थे। सामने का लड़का बहुत ही हैंडसम था और आंखों में गॉगल लगाए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, और दूसरा लड़का उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अपना मुंह पहले वाले लड़के की पीठ में टिका के रखा था। तनु उसके पास आए और बोली, ओ मिस्टर हैंडसम, जरा अपनी जबान को संभाल के रखो, यदि मेरा हाथ फिसल गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। उस लड़के ने भी जवाब दिया, माफ कीजिएगा, आप क्या बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो यहाँ लोकेशन देख रहा था, मुझे कहीं जाना था। उसकी बात सुनकर तनु को गुस्सा आ गया और वो उसके और करीब आकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, अच्छा बेटा, अभी मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और अब सीधे बन रहे हो। तुम्हारे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़की देखी नहीं जबान फिसल जाती है और जब लड़की के हाथ में जूती देखते हैं तो बहाना मारने लगते हैं। उस लड़के ने भी धीरे से उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और कहा, देखिए, मैं आपको कह चुका हूं, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, मैं यहाँ किसी का एड्रेस ढूंढने के लिए खड़ा था, ना कि आपको देखने के लिए। तभी दूर से शिल्पा ने तनु को आवाज देते हुए कहा, तनु जल्दी कर, वहां क्या कर रही है, इधर आ, देर हो रही है क्लास में। तनु ने जाते जाते गुस्से में उस लड़के से कहा, दोबारा यदि मेरे सामने उल्टी सीधी हरकतें की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं क्लास में लेट हो रही हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, आगे से इस तरह की कोई हरकत मत करना। तनु के जाते ही उस लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए लड़के ने हंसते हुए उसकी पीठ को ठोकते हुए कहा, यार मोंटी, मुझे नहीं पता था वह झांसी की रानी है, नहीं तो उससे पंगा नहीं लेता। चल अच्छा हुआ आज ढाल बन के तू मेरे सामने था और उसका ध्यान मुझ पर नहीं गया, नहीं तो मेरी तो चटनी ही बना डालती है वो लड़की। और राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। मोंटी ने गुस्सा होते हुए राजवीर से कहा, देख यार, इस तरह की हरकतें मत किया कर, मुझे ना लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं। आज ही मैं डेनमार्क से आया हूं और तूने मुझे कहां फंसा दिया। मैं कॉलेज इसलिए आया था कि शायद शिल्पा से मुलाकात हो जाए, बहुत साल हो गए, मामा जी से झगड़े के बाद सिर्फ शिल्पा ही है जिससे मैं फोन पर बात करता रहता था। अरे शायद उसका फोन नंबर चेंज हो गया है इसलिए 2 सालों से बात भी नहीं हो पाए। आज उसे यहाँ देखने आया था। चलो बहुत देर हो गई है, शायद आज वो कॉलेज नहीं आए हैं, हम लोग निकलते हैं, लोकेशन देखते हैं और चलते हैं वीर के घर, शायद वीर मिल जाए। राजवीर ने भी हामी भरते हुए का कहा, हाँ यार चल, सारे दोस्तों से तो आज ही मिलना है तुझे, इस तरह से कर रहा है जैसे आज ही वापस भी जाना है। मोंटी ने भी जिस तरफ तनु गई थी उसी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मिलना तो आज ही था सबसे, पर पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं। और उसने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कॉलेज से आगे निकल गया। चैप्टर 3। शिल्पा और तनु लगभग दौड़ते हुए क्लास में पहुंचे। उनकी क्ले मॉडलिंग की क्लास चालू हो चुकी थी। वहां प्रोफेसर बेसिक बारीकियां बता रहे थे। उन्होंने जैसे ही शिल्पा और तनु को देखा तो चिल्लाकर उनसे क्लास के बाहर ही रुकने का कहा, जिस पर तनु रोने सा मुंह बनाकर कहने लगी, सर प्लीज आज आने दीजिए, कल से पक्का देर नहीं होगी आने में। प्रोफेसर ने उनकी ओर बगैर देखे ही कहा, कोई एक भी दिन बचा हो लेट आने से तो बताओ, अब सब बच्चे ये सीख जाएंगे और तुम दोनों ऐसे ही रहना। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने आर्ट में एडमिशन लिया। यहाँ सारे बच्चे पागल हैं क्या, जो रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, समय पर आते हैं, और तुम दोनों आए दिन क्लास बंद करते हो और आते भी हो तो देर से आते हो। शिल्पा और तनु ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, सर प्लीज आज बस आने दीजिए, अब से देर नहीं होगी। आप भी जानते हैं आज की क्लास कितनी जरूरी है, यदि यह क्लास छूट गई तो हम किसी गधे का भी चेहरा नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तो और आपकी कितनी बदनामी होगी, ये हमसे सहन नहीं होगा। अभी कुछ सोचते हुए प्रोफेसर ने कहा, चलो अच्छा आज आ जाओ, लेकिन आगे से देर हुई तो तुम दोनों को ही क्लास में अंदर आने नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिकल में भी पास हो गया ये बहुत मुश्किल होगा। तनु ने धीरे से शिल्पा को आंख मारी और अपना हाथ से शिल्पा के हाथ को पकड़ते हुए क्लास के अंदर आ गई। फिर दोनों ध्यान से क्ले मॉडलिंग की क्लास को अटेंड करने लगे। प्रोफेसर बारीकियां समझा रहे थे और दोनों उसे बहुत ध्यान से समझ रहे थे। भले ही दोनों क्लास में देर से आते हो, कभी कभी क्लास बंक करते हो, लेकिन प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट भी थे जो 8 में टॉप 5 में आते थे,
जिसमें तनु की पेंटिंग और आर्ट कमाल की थी। दोनों ने प्रोफेसर की बताई हुई बारीकियों के आधार पर अपने साथ लाई हुई क्ले से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। लगभग 1:30 बज गए थे उन्हें अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में। फिर कंप्लीट करने के बाद शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार बहुत तेज भूख लग रही है, चल घर चलते हैं, कुछ खाएंगे, अब जो कुछ बचा रह गया है उसे कल आकर कंप्लीट करेंगे। तनु ने अपने बनाए हुए मॉडल को देखते हुए कहा, अरे देख तो यार इसकी नाक मुझे तिरछी लग रही है, कुछ सुधार ले क्या, फिर चलते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने मॉडल की नाक सुधारने लगी और काम कंप्लीट करने के बाद दोनों अपना हाथ धोने चली गई। हाथ धोने के बाद अपना बैग लिया और क्लास से बाहर आ गए। शिल्पा फिर स्टैंड की तरफ गई, उसने अपनी गाड़ी ली और उसे चालू करते हुए तनु के पास आने लगी। उधर तनु जैसे ही गेट के पास पहुंची, वहां लड़कियों की बहुत भीड़ लगी थी। उसने देखा एक लड़का सबको पैम्फलेट बांट रहा है। उसने तनु को भी दिया। तनु ने उसे हाथ में लिया और उसे पढ़ना चालू ही किया था कि तभी शिल्पा आ गई। उसका ध्यान सिर्फ उसकी हेडिंग पर गया जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ लिखा हुआ था। शिल्पा ने आते ही उससे कहा, अब बस कर यार, फालतू कचरा लेकर बैठ गई। ये लोग भी ना, बस इनका सारा कचरा जो है वो यही लाके पलटा देते हैं। अब तू भी फेंक अब उसे और चल जल्दी चल, बहुत तेज भूख लगी है। शिल्पा को देखकर तनु ने उस कागज को अपने बैग में रख लिया और शिल्पा की गाड़ी में बैठते हुए दोनों घर की तरफ निकल गई। गाड़ी चलाते हुए शिल्पा ने तनु से पूछा, चल मेरी फेवरेट जगह चलेगी, कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं तो भेल, गुपचुप या चाट, बोल क्या खाएगी, उसके बाद घर जाएंगे, आंटी के हाथ का खाएंगे। तनु ने शिल्पा से कहा, नहीं यार, अभी 15 मिनट में तो घर पहुंच जाएंगे। एक काम करते हैं, घर चलकर खाएंगे, मम्मी ने खाना बना रखा होगा। इसके बाद तनु अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी, वैसे पता नहीं आजकल मम्मी पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन कोई तो परेशानी है जो दोनों ही हमें बता नहीं रहे हैं। समझ में आता है मुझे, भले मैं कुछ नहीं बोल रही लेकिन उनकी परेशानी मुझे उनकी आंखों में दिखाई देती है, इसलिए घर जाना चाहती हूँ। देखती तो आखिर माजरा क्या है जो दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। रास्ते में शिल्पा की गाड़ी हवा से बातें करते हुए चल रही थी, जिस पर तनु के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह परेशान होने लगी। तो उसने अपना हाथ शिल्पा के कंधे पर रखते हुए उसे प्यार से कहा, अब तो गाड़ी धीरे चला, अब कौन सा कॉलेज बंद होने वाला है। मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा, अब कॉलेज बंद नहीं हो रहा मैडम, पेट के चूहे क्रिकेट खेल रहे मेरे पेट में, पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है। सुबह एक सैंडविच खाकर आई और अभी तक तुझे भूख भी नहीं लगी है। मैं तो कॉलेज की तरफ निकलते समय बढ़िया आलू के पराठे खाकर आई थी, मगर एक क्ले मॉडलिंग के मॉडल ने मेरे पूरे आलू के पराठे निकाल दिए। इतनी कसके भूख लगी है ना, क्या बताऊं। दोनों अभी आधे ही रास्ते में थे तभी तनु का मोबाइल बजने लगा। उसने बैग से निकाल कर देखा तो मम्मी का कॉल था। उसने शिल्पा से कहा, अरे अभी 10 मिनट में तो घर पहुंच जाऊंगी, तो भी मम्मी को चैन नहीं है, चलो देखते हैं क्या बात है। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से मिताली जी की आवाज आई, हेलो तनु, तू ना कॉलेज से सीधे दादी के पुश्तैनी घर आ, तुझे पता है ना कहाँ है, बस सीधे वही आजा, हम लोग वहीं मिलेंगे। तनु ने मिताली जी से कहा, पर मम्मी अभी क्यों आना है। मिताली जी ने कहा, अब तो ज्यादा सवाल मत कर, पूरा सामान यहाँ शिफ्ट हो गया है, तू जल्दी आ, घर में छोटी सी पूजा है, रास्ता याद है ना तुझे। तनु ने कहा, हाँ मुझे याद है, वो शिल्पा के घर के पास ही तो है, हम लोग सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। शिल्पा ने तनु से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कहा आंटी ने। तनु ने उदास होते हुए कहा, कुछ नहीं यार, तेरी कॉलोनी के पहले वो जो एक झोपड़पट्टी वाली गली नहीं जाती, वही दादी का मकान है, अब हम वहीं रहेंगे और तुझे भी मुझे अब इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ले लिया कर। इतना सुनते ही चौंकते हुए शिल्पा ने अपनी गाड़ी रोड के किनारे रोक दी और तनु की तरफ मुंह करते हुए आश्चर्य से उससे पूछा, बताना, हुआ क्या, घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तू शेयर तो कर, शायद कुछ सॉल्यूशन निकाल दूं। तनु ने उदास होते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, आखिर माजरा क्या है। सुन, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है और तू तो जानती है जब मुझे टेंशन होती है बहुत तेज भूख लगाती है। इस पर शिल्पा ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, वह देख सामने गुपचुप वाला, चल 2-4 खाते हैं, इससे तेरा और मेरा दोनों का थोड़ा टेंशन तो कम हो जाएगा, चल उसके बाद तुझे तेरी दादी के घर छोड़ दूंगी। दोनों गुपचुप वाले के पास गए।
शिल्पा ने जल्दी से कहा, भैया एकदम तीखी चटपटी गुपचुप बनाना, जरा जल्दी जल्दी दे दो, हमें जरा जल्दी है। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाने लगी और खाने के बाद गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तभी फिर तनु का फोन बजा। तनु ने फोन निकालकर देखा तो फिर से मम्मी का कॉल था। उसे फोन उठाया और मिताली जी के बोलने के पहले ही कहा, मम्मी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूं, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ से मिताली जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, तनु तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, मैं और मोहित हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, तू भी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा। इस पर तनु कहा, हार्ट अटैक कैसे? सुबह तो पापा ठीक थे, अचानक कैसे आ गया? आप चिंता मत करो, हम सिटी हॉस्पिटल के पास ही है, हम पहुंच रहे हैं। चैप्टर 4। तनु ने घबराते हुए शिल्पा से कहा, शिल्पा प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दो, पापा को हार्ट अटैक आया है। शिल्पा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी वही तेरे साथ चलती हूँ। इस पर तनु ने कहा, हाँ जल्दी चल। फिर दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ भाग चले। सिटी हॉस्पिटल के गेट पर उसने तनु को उतारा और गाड़ी पार्क करने चली गई। गाड़ी पार्क करके आए तो उसने देखा उसके पापा खन्ना अंकल से कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा ने तनु से कहा, अरे डैड वह भी यहाँ खन्ना अंकल के साथ। इस पर तनु ने कहा, ओ खन्ना अंकल, अंकल तो मेरे पापा के ऑफिस में ही है, उन्हें जरूर पता होगा पापा को अटैक कैसे आया, चलो उनसे पूछते हैं। दोनों खन्ना अंकल और सिंघानिया साहब के पास आए। आते ही तनु ने दोनों को नमस्ते किया और खन्ना अंकल से पूछा, अंकल पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया, कहाँ एडमिट है वो? खन्ना अंकल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा आईसीयू में एडमिट है, तुम चलो मैं वहीं आ रहा हूं। तनु और शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़े, तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा तुम यहीं रुको, तनु को जाने दो, तुम अभी थोड़ी देर में जाना। और उन्होंने तनु की तरफ मुंह करके कहा, बेटा तुम जाओ, शिल्पा बस अभी आ रही है। तनु बगैर किसी का इंतजार किए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गई और आते ही उसने रिसेप्शन में पूछा, हेलो मैडम, यह आईसीयू वार्ड किस तरफ है? उन्होंने लेफ्ट साइड इशारा करके कहा, सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड में है। इतना सुनते ही तनु सीधे लिफ्ट की तरफ भागी और कई बार डाउन बटन प्रेस करने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं आ रही थी तो उसने सोचा सीढ़ी से ही चली जाती हूँ। वह तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ बढ़ चली। वो सेकंड फ्लोर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक जल्दबाजी में एक लंबे और मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई। वह वापस सीढ़ी पर पलटकर गिरने वाली थी कि उस आदमी ने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरे हाथ से तनु की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक हुए वाक्य से तनु ने घबराकर अपने दोनों हाथों को उसकी छाती पर रख दिया और उसके सीने से जा लगी। उसने जोर से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। तनु का दिल घबराहट के कारण 100 की स्पीड में धड़क रहा था। उसने तनु को वापस फ्लो की तरफ मोड़ दिया। तनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वह अब गिर नहीं रही है बल्कि फ्लो पर आ गई तो उसने अपना सिर ऊपर किया। उसे देखा वह आदमी उसे ही देख रहा था। जैसे ही तनु का ध्यान उसकी गहरी काली आंखों में गया, दोनों बगैर पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ये पहली बार था जब तनु किसी लड़के के इतने करीब आई थी। उसकी काली आंखों में जैसे खो ही गई, लेकिन अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया तो उसने झटके से अपने हाथों को उसके सीने से धक्का देते हुए हटाया और सॉरी बोलते हुए तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ भाग गई। वो मोंटी था जो अपने दादाजी को देखने आईसीयू में आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अजीब लड़की है, बगैर देखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे शायद ये तो वही है जो सुबह मुझसे झगड़ा कर रही थी, मगर यहाँ कैसे? खैर जो भी हो, चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मोंटी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। सिंघानिया जी, खन्ना जी और शिल्पा वहीं खड़े बातें कर रहे थे। सिंघानिया जी ने मोंटी को वहां से निकलते देखा। जब वह अपनी कार लेकर वहां से बाहर चला गया तो उन्होंने शिल्पा से कहा, तुम जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिल लो। इस पर शिल्पा ने चौंकते हुए सिंघानिया जी से कहा, पापा फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका था, तभी जाने देते। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा कुछ काम था, मगर मैं भूल गया, तुम जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। स्कूटी तनु के लिए छोड़ देना, उसे आने जाने में आसानी होगी। इस पर शिल्पा ने दोनों हाथों को सिंघानिया जी के गले में डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, आई लव यू टू, मैं अभी आती हूँ। और वो दौड़कर आईसीयू की तरफ चली गई।
वहां तनु बड़ी बेसब्री से आईसीयू वार्ड के सामने चहलकदमी कर रही थी। अंदर डॉक्टर प्रशांत जी का चेकअप कर रहे थे। बेसब्री से उनका इंतजार करते करते बार बार अपनी घड़ी में देखे जा रही थी और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं अभी मोहित और मम्मी क्यों नहीं आए। तभी शिल्पा आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक आंटी और मोहित क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने तो कहा था कि वो बस आने वाले हैं। तनु ने धीर होते हुए कहा, हाँ पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए। यहाँ पापा को भी आईसीयू में रखा गया है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तब तनु और शिल्पा उनके पास जाते हैं और तनु उनसे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा। इस पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, हार्ट अटैक के साथ ही मरीज कोमा में भी जा चुके हैं, शायद उन्हें गहरा झटका लगा है, अब इनको होश कब तक आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनते ही तनु चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर गई। शिल्पा और डॉक्टर ने उसे संभाला और बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। शिल्पा ने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी निकालकर तनु के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे तनु को होश आ गया। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, सिस्टर जल्दी आओ। ये सुनते ही एक सिस्टर डॉक्टर के पास आई। इसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा, ये लड़की बेहोश हो गई थी, इसे जल्दी से ग्लूकोज का पानी पिलाओ और उसको थोड़ी देखभाल करो। ये कहकर वह वहां से चले गए थे। तनु की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज तो जैसे उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके दिल का दर्द आंसू बनके बस बहा जा रहा था। चैप्टर 5। तनु के आंसू तो ठहर नहीं रहे थे। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उनका प्यार आज उन्हें इस हालत में देखने नहीं दे रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले पापा आज इस हालत में आईसीयू में लेटे थे। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि वह कोमा में चले गए हैं, उसकी तो जैसे शरीर में जान ही ना रह गई हो। उसकी फैमिली में ही उसकी जान बसती थी। आज उनकी हालत तनु से देखी नहीं जा रही थी। रह रह के अब उसके दिल में यही ख्याल आता था कि कैसे उसकी मम्मी यह सदमा बर्दाश्त पाएंगी। उनके हार्ट अटैक की खबर ही शायद उन्हें सदमा दी गई होगी, जो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। उन्हें याद करते करते तनु फिर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने उसे संभाला और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख तू ऐसे परेशान होगी तो आंटी और मोहित को कौन संभालेगा, तू संभल और हिम्मत मत हार। तभी सिंघानिया जी और खन्ना जी हाथ में खाने का पैकेट लिए हुए उसी तरफ आए। उन्होंने खाने का पैकेट तनु के पास रखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी हो। तुम परेशान मत हो। अभी का बिल मैंने भर दिया है और जितनी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। बस तुम फोन करके पूछो तुम्हारी मम्मी और भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, उन्हें बुला लो क्योंकि हमें भी जाना है, कुछ जरूरी काम है। शिल्पा सिंघानिया जी को कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा से कहा, बेटा तुम रुकने के लिए मत कहना क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे बार बार यहाँ हॉस्पिटल उन्हें देखने आना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारी माँ की हालत तो तुम जानती ही हो, उन्हें भी संभालना है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम फोन पर हालचाल पूछते रहेंगे और तुम सुबह आ जाना, भले ही दिन भर रहना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी यहाँ आता ही रहूँगा तो तनु से मिलता रहूँगा। शिल्पा कुछ ना बोल सकी, बस नम आंखों से तनु की ओर देखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना, मोहित और आंटी को संभालना। तू तो मेरी सबसे हिम्मत वाली दोस्त है, तुझे देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। अपनी हिम्मत बनाए रखना। मैं अभी जाती हूँ, कल सुबह आऊंगी। फिर उसने अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकालकर तनु को पकड़ाई और उससे बोली, किसी भी तरह की जरूरत हो तो बगैर झिझक कर मुझे फोन कर देना। और उसने तनु को बाय कहा। आज पहली बार था जब शिल्पा को तनु की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं उसके दिल में एक घबराहट सी भी थी। तनु उसकी सबसे प्यारी सहेली थी, या यूं कहें उसकी जान भी थी। तनु के दिल का दर्द शिल्पा की आंखों से भी बह निकला। उसने अपने आंसू को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब रोक नहीं पाई तो सिंघानिया जी की तरफ मुड़ गई और तेज कदमों से बाहर की ओर चली गई। तनु ने भी सिंघानिया जी और खन्ना जी की तरफ देखा। वह खन्ना जी से कुछ पूछना चाहती थी, मगर अभी उसने कुछ ना पूछना ही सही समझा और उन्हें नमस्ते करके जाने को कहा। उनके जाने के बाद तनु दीवार से टिककर आंख बंद करके बैठ गई। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ जा रहे थे। उसे बार बार डर सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
उसे बार बार लग रहा था कि सिंघानिया अंकल भी अब कुछ परेशान लग रहे हैं। शायद उनकी परेशानी इतने ज्यादा बिल को लेकर भी हो सकती है। उन्हें भी शायद डर लग रहा होगा कि मैं उनका पैसा कैसे लौटा पाऊंगी। मुझे जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। मैं उनसे इतनी ज्यादा मदद नहीं ले पाऊंगी। यदि और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो वह कैसे करेंगे? आखिर आंटी की भी तबीयत खराब है, उनका भी बिजनेस है, उनको वह भी तो देखना है। ऐसे ही कुछ कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहे और ऐसा सोचते सोचते कुछ ही पल बीते थे, तभी सिस्टर की आवाज आई। मैडम, कुछ इंजेक्शन है, आप इन्हें जल्दी से ले आइए। डॉक्टर ने कहा है इन्हें पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। दिन में 3 बार यह इंजेक्शन लगने हैं। आप 3 ले आइए अभी, बाकी मैं कल लिख कर दूंगी। तनु ने हाथ में इंजेक्शन वाली पर्ची ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी, मगर तनु का तो जैसे ध्यान ही नहीं था। उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई थी। भारी कदमों से वह लिफ्ट से बाहर निकली और हॉस्पिटल के पास ही बने एक दुकान में जाने लगी। तभी उसकी नजर एम्बुलेंस के पास भीड़ पर पड़ी। कोई कह रहा था भयानक एक्सीडेंट हुआ है दोनों का, तो उसका भी ध्यान उस तरफ चला गया। उसने देखा एम्बुलेंस से एक औरत पर एक लड़के को बाहर निकाल रहे हैं। उनका बहुत सा खून बह रहा है। लड़के के सिर और पैरों से भी खून बह रहा है। अचानक ही तनु का ध्यान उस ओर गया। उसने देखा और जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी, मोहित, ये आप लोगों को क्या हो गया? तनु जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत तो अब बेजान लाश की तरह हो गई थी। उसका दर्द सागर की गहराई के समान बढ़ गया था, जिसका कोई छोर ही नहीं था। घर के तीनों सदस्यों को इस हालत में देखकर तनु के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ वह हाथ में लिए पर्ची को देख रही थी और दूसरी तरफ माँ और मोहित, जिन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे किसी का ध्यान नहीं आ पा रहा था। जो इस समय उसकी मदद करने वाला था, उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने कभी भी जिंदगी में इतनी कठिन परिस्थितियों को नहीं झेला था। चैप्टर 6 शिल्पा हाय है तनु की बेस्ट फ्रेंड। तनु वहां बुद्ध के समान खड़ी थी। तभी एम्बुलेंस में आए कुछ लोगों में से एक ने कहा, मैडम, क्या आप इन्हें जानती हैं? यदि जानती हैं तो जल्दी चलिए हमारे साथ, इनका बहुत खून बह गया है। इन्हें जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर तनु को जैसे होश आया। उसने कहा, हाँ, जल्दी चलिए। मिताली जी और मोहित को संभालते हुए उनके साथ आए लोगों के साथ वो जल्दी जल्दी अंदर आए। डॉक्टर ने उनका चेकअप करके इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने का और तनु को बाहर रिसेप्शन में सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने की हिदायत दी। तनु की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगी। आज तक उसने इस तरह की किसी भी समस्या को नहीं झेला था। उसे कभी छोटी सी भी चोट लगी थी तो उसके साथ उसके मम्मी पापा हमेशा खड़े रहते थे। आज जब उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो वह कैसे पीछे हट जाती, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया और कैसे इन समस्या को दूर करना है। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसमें डॉक्टर से कहा, आप इलाज चालू करिए, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करा देती हूँ। तनु दौड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ गई। उसने बैग में देखा, उसमें पैसे बस 1000 ही थे, ज्यादा नहीं थे, पर एटीएम था। उसे याद आया कि उसके अकाउंट में भी शायद 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। उसने अपना एटीएम वापस पर्स में डाला और अपना पर्स लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। मेडिकल स्टोर में जाकर उसने वो इंजेक्शन वाली पर्ची दिखाई। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे इंजेक्शन दिया और 12,000 रुपए का बिल बताया। तनु ने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया और हॉस्पिटल की तरफ आ गई। हॉस्पिटल आकर सबसे पहले वो सेकंड फ्लोर में गई। उसने नर्स को इंजेक्शन देते हुए कहा, प्लीज मेरे पापा का अच्छे से ध्यान रखिएगा और यदि किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है, वह नहीं नीचे इमरजेंसी वार्ड में है, तो किसी भी तरह की जरूरत हो और यदि मैं सेकंड फ्लोर में ना मिली तो प्लीज मुझे नीचे में भी देख लीजिएगा। ऐसा कहकर मैं नीचे की तरफ चली गई। नर्स ने उसके हाथों से इंजेक्शन लिया और उसके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मासूम से दिखने वाली लड़की पर इतनी विपत्ति आई है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस लड़की के मम्मी पापा और भाई तीनों ही इस हॉस्पिटल में है, उनकी रक्षा करना और इस लड़की को इतनी शक्ति देना कि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके।
उसने भगवान के आगे मन ही मन अपना माथा झुका लिया और आंखों में नमी लिए आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। तनु ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस आए। रिसेप्शन पर जाकर क्रिटिकल कंडीशन वाला फॉर्म लिया और उसे फिल करने लगी। उसने रिसेप्शन में पूछा, इस फॉर्म के साथ कितनी मनी डिपॉजिट करनी है? तो वहां रिसेप्शन में बैठे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ये सुनते ही तनु को जैसे चक्कर आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेगी। उसने रिसेप्शन में अपना फोन निकाला और शिल्पा को कॉल किया। उधर से जैसे ही शिल्पा ने फोन को रिसीव किया, तनु जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने कहा, तनु तनु, तू ऐसे रो क्यों रही है? देख अंकल को कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार। तनु ने रोते रोते अटकते हुए कहा, शिल्पा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा कोमा में चले गए और यहाँ मम्मी और मोहित का भी एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें भी इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली में मामाजी है, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे पैसे मांग सकूं और किसी का तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। और आज ही हम छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे मुझे पूरा अंदाजा है कि हमारी कंपनी लॉस में चली गई है और पापा ने वह मकान गिरवी रखा होगा या फिर बेच दिया होगा। ये तो मम्मी और पापा के ठीक होने पर ही पता चलेगा। मेरे अकाउंट में भी अभी पैसे नहीं है। प्लीज तू कुछ करना, अंकल से बात कर। मोहित और मम्मी का इलाज कराना बहुत जरूरी हो गया है। प्लीज तू मेरी मदद कर दे। अभी अंकल से कह मेरी पैसों की मदद कर दे। पापा के ठीक होते ही मैं उन्हें लौटा दूंगी। तेरे अलावा मुझे और किसी की याद नहीं है। प्लीज एक बार अंकल से बात करो। शिल्पा ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं अभी पापा से बात करती हूँ और हम लोग वहीं आ रहे हैं। तू तब तक पेपर की फॉर्मेलिटी कर, हमें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने फोन रख दिया। तनु रिसेप्शन में जाकर फॉर्म भरने लगी। वहां पर फॉर्मेलिटी के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, पर कहां से इतने पैसे आएंगे पता नहीं। इतनी मदद अंकल भी करेंगे कि नहीं। उसे बहुत घबराहट होने लगी और वह वहीं फॉर्म पकड़कर रिसेप्शन पर ही बैठ गई। वहां शिल्पा फोन रखकर अपने पापा के कमरे में गई। वहां उसके पापा उसकी मम्मी शांति जी के पास बैठकर उसका सिर सहला रहे थे और उन्हें सुला रहे थे। शिल्पा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया और शांति जी को चादर ओढ़ाकर धीमे कदमों से शिल्पा के साथ रूम के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने शिल्पा पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई जरूरी काम है? तो शिल्पा ने कहा, पापा एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तनु की मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है। वो वहां बिल्कुल अकेली है। शायद उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। पापा जल्दी कीजिए ना, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, हाँ चलो, तुम्हारी माँ भी सो गई है। मैं उनके पास किसी को छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है पापा, शिल्पा ने कहा और दोनों जल्दी रेडी होकर कार से निकल गए। वहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे बैठे तनु के दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसकी मदद के सारे रास्ते बंद हैं। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, साथ ही घबरा भी रही थी कि यदि आज शिल्पा ने मदद नहीं की तो क्या होगा, क्या करेगी, सब कुछ कैसे संभालेगी। चैप्टर 7 शिल्पा है तनु के साथ इमरजेंसी वार्ड के अंदर मिताली जी और मोहित का ऑपरेशन चल रहा था। बाहर तनु उनके ऑपरेशन सक्सेस होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो कभी वार्ड के सामने टहलने निकल जाती तो कभी बेंच पर आकर वापस बैठ जाती। उसकी घबराहट कम ही नहीं हो रही थी। वो बार बार अपना हाथ मसल रही थी। उसके हमेशा गर्म रहने वाले हाथ ठंडे पसीने से भर गए थे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जल्दी मेरे मम्मी पापा और भाई को ठीक कर दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। भगवान, मेरी दुनिया में बस यही तीनों तो है, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। फिर वो वापस आकर बेंच पर बैठ गई। सिस्टर बाहर आए और जरूरी सामान की लिस्ट की पर्ची तनु को पकड़ते हुए कहा, ये कुछ इंजेक्शन और दवाई की लिस्ट है, इन्हें जल्दी ले आइए, इनकी जल्दी आवश्यकता है। तनु ने हाँ कहा और शिल्पा का इंतजार करने लगी। आधे घंटे में ही शिल्पा और सिंघानिया जी वहां आ गए। शिल्पा दौड़कर तनु के पास आई और सिंघानिया जी ने भी तनु को देखकर एक गहरी सांस ली। हल्की नमी उनकी आंखों में भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने तनु के हाथ में पर्ची देखी तो बगैर कुछ कहे सिंघानिया जी ने तनु से वह पर्ची ली और रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी की और पर्ची लेकर बाहर दवाइयां लेने चले गए।
दोपहर के 3:20 में ही वो 2-3 बड़े बड़े बैग दवाइयों से भर कर ले आए। उन्होंने उन दवाइयों के पैकेट को इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी नर्स को दे दिए। वे वही तनु और शिल्पा के पास बाहर आकर बेंच पर बैठ गए और दोनों को देखने लगे। इधर तनु शिल्पा से गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। वो सिसकते हुए वह शिल्पा बोली, पता नहीं यार, किसकी नजर लग गई, हमारा पूरा प्यारा सा परिवार बिखर गया। बहुत देर वह शिल्पा के गले लगकर रोती रही। जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो शिल्पा ने उसे अपने से अलग किया और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देख, परेशानियां तो हमें मजबूत करने के लिए आती है, तो इस तरह से मत हार, अब तू ही है जो इन्हें संभाल सकती है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। शिल्पा की बात सुनकर तनु ने रोना बंद कर दिया और फिर उसके गले लगकर बोली, सिर्फ तू ही तो है जो मेरी बहन, मेरी सहेली है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती है, और आज जब मुझ पर इतनी मुसीबतें आई हैं, तो सिर्फ तुम हो जो मेरे साथ खड़ी हो। तुम जानती हो, बचपन से मैंने अपनी ज्यादा सहेलियां नहीं बनाई क्योंकि मैं उन पर विश्वास ही नहीं कर पाती थी। एक तुम ही हो जिस पर मुझे अपने से ज्यादा विश्वास हुआ और आज मेरा विश्वास जीत गया। मैं तुम्हारी जैसी सहेली पाकर अपने आप को सबसे बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ। तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। फिर तनु शिल्पा के गले से अलग हुई। इसके बाद शिल्पा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अब बस कर सुदामा, कृष्ण का चैप्टर। तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है और मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी जरूर करूंगी। तू हिम्मत मत हार और ज्यादा मत सोचना, मैं हूं ना। दोनों ही कुछ देर बातें करती रही। सिंघानिया जी ने देखा रात के 10 बजे बज रहे थे पर अभी तक मिताली जी और मोहित का ऑपरेशन नहीं हुआ था। उन्हें घर की भी फिक्र हो रही थी, तो उन्होंने शिल्पा को घर जाने का इशारा किया, लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया। तब सिंघानिया जी ने तनु से कहा, बेटा, मैं शिल्पा को यहाँ छोड़ देता, लेकिन पता नहीं रात में कौन सी दवाई की जरूरत पड़ जाएगी और वहाँ शांति की हालत भी ठीक नहीं है, वो बिस्तर पर है। यदि मैं वहाँ चला जाऊंगा और यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम दोनों रात में कहाँ भटकोई। इसलिए एक काम करो, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं यहाँ देख लेता हूँ। इस पर तनु ने कहा, अंकल, आप भी तो सुबह से मेरे साथ यही हैं और बार बार हॉस्पिटल आना जाना ही कर रहे हैं, और आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं यहाँ रुककर मम्मी, मोहित और पापा का ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन दवाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता। तनु ने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था अपनी परेशानियां सिंघानिया जी को कैसे समझाएं। वह उन्हें यहाँ रुकने के लिए भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि अंकल भी काफी थक गए थे। थकान शिल्पा और अंकल की आंखों में दिखाई दे रही थी। कुछ देर वो ऐसी ही चुपचाप बैठी रही। फिर सिंघानिया जी ने अपना फोन निकाला और कहा, तुम अपना नंबर बताओ, मैं तुम्हें गूगल पे कर देता हूँ। तनु ने अपना नंबर बताया। उस नंबर पर सिंघानिया जी ने 50,000 डाल दिए और तनु को सांत्वना देते हुए शिल्पा को लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने तनु से कहा, हम सुबह आएंगे, तुम चिंता मत करना। तनु वहां अकेले रह गई थी और अभी तक ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। पता नहीं अंदर कैसी क्रिटिकल कंडीशन थी। तनु वहां इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे बैठे ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि कैसे वह पैसों का इंतजाम करेगी। उसे इसकी बहुत चिंता लग रही थी। वैसे तो अभी अंकल मदद कर रहे थे, लेकिन कब तक करेंगे। उन्होंने अभी ही बहुत मदद कर दी थी और इससे ज्यादा मदद तनु लेना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी उसे कहाँ नौकरी मिलेगी जहां से इतने पैसों का इंतजाम कर पाएगी। उसे समझ आ गया था कि अब कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रह गई है और उसके नाम कुछ नहीं है जिसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर ले। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, आंखों में फिर नमी छा गई। उसे अपने सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। तभी उसे अपने बैग में पड़े फोन में मैसेज की रिंगटोन की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान टूटा और उसने अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। उसमें कंपनी का मैसेज था, तो उसने उसे इग्नोर करके वापस बैग में रखने के लिए जैसे ही बैग खोला और उसके अंदर मोबाइल डाला, उसका हाथ एक पेपर से टकरा गया। उसने वह पेपर बाहर निकाला। तब उसे कॉलेज के बाहर मिले उस पेपर का ध्यान आया। वो उसे पढ़ने लगी और उसकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शब्द पर अटक गईं। चैप्टर 8 तनु को आई मोंटी की याद। तनु हाथ में उस पैम्फलेट को पकड़कर बैठी हुई थी। वो उसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धुंधला गई थी। दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर उभर आया था। उसके हाथ उस पेपर को पकड़कर कांपने लगे। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना सही है या गलत, वो इस पर सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
क्या सही है क्या गलत, इसी उधेड़बुन में वह पेपर लिए बैठी हुई थी। रात के 11 बजे बज रहे थे। उसे ना भूख लगी थी और ना प्यास महसूस हो रही थी। वह अब दीवार से सट कर बैठ गई और शून्य में निहारने लगी। तभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर होने वाली हलचल से उसका ध्यान टूटा। उसने ध्यान दिया, इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुल गया था। काफी लंबे ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर थके हुए चेहरे से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत बड़ी जंग जीतकर बाहर आए हैं। तनु ने जल्दी से उस पेपर को बैग में डाला और दौड़कर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। उसने हड़बड़ी में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे मम्मी और भाई कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए दोनों की हालत बहुत सीरियस है, उन्हें अभी आईसीयू रखना होगा। अभी आप उन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन प्लीज उनसे मिलने की जिद मत करिए। दोनों को अभी तक होश नहीं आया है। आप चिंता मत करिए, दोनों खतरे से बाहर है, बस अभी बेहोश है। उसने देखा उसके मम्मी और भाई को इमरजेंसी रूम से बाहर निकाल रहे हैं। वो थोड़ा दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे। दोनों के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। मोहित के हाथ और पैर पर प्लास्टर था तो मम्मी के भी हाथ पर प्लास्टर था। वो दोनों ही बेहोशी की हालत में ऐसे लग रहे थे जैसे सुकून की नींद सो रहे हैं। उनका पूरा दर्द तनु के दिल में उतर आया। उसे देखा नहीं जा रहा था, वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। उन्हें भी सेकंड फ्लोर में आईसीयू में एडमिट किया गया था। तीनों के कमरे लगे हुए थे। तनु भी उनके साथ सेकंड फ्लोर में चली गई। वहां बारी बारी से तीनों के कमरे के बाहर से ही उन्हें निहारने लगी। रात के 12:30 बज रहे थे, लेकिन तनु की आंखों से नींद गायब थी। खाने के पैकेट वही बेंच पर रखे हुए थे। उसने धीरे से उन पैकेट को खोला। उसमें रोटी, सब्जी, सलाद और अचार रखा हुआ था। तनु का एक मन हुआ खा ले, लेकिन फिर उसे देखकर उसका मन ही नहीं हुआ। उसने वापस उस पैकेट को बंद कर दिया और बेंच पर वापस रख दिया। फिर अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर कुछ घूंट पानी के पिए और वहीं बैठ गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने फिर बैग से उसी पेपर को निकाला और पढ़ने लगी। उस पेपर में ऊपर एक हेडिंग थी जिसमें लिखा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने मन में सोचा, क्या आजकल लड़कियों की इतनी कमी हो गई है? लोगों को इस तरह की मैरिज के ऑफर भी देने पड़ते हैं। पता नहीं, कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर किसी बुढ़े ने तो नहीं दिया है। हो सकता है उसने अपनी थोड़ी सी जिंदगी को काटने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर रखा हो। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को शादी के लिए एक होनहार और सुशील लड़की की जरूरत है, जिसके लिए अपना बायोडेटा एक मेल आईडी में मेल करने कहा गया था। शादी के लिए उम्र 24 साल से अधिक पर 30 साल से कम रखी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल और कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट अमाउंट लड़कियों के सिलेक्ट होने के बाद ही बताने को कहा गया था। इस पर तनु ने सोचा, अभी तो वह 24 की नहीं हुई है, अभी तो वह मात्र 22.5 साल की ही थी। उस बिजनेसमैन के बारे में कोई डिटेल उसमें नहीं दी गई थी। उसने मन में सोचा, क्या पता ये फेक हो, इसका कोई वजूद ही ना हो और किसी ने मजाक में पैम्फलेट छपवाया हो। पर क्यों? लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले शिल्पा ने भी न्यूज़पेपर में आए इस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी और दोनों इस बात पर बहुत हंसी थे। उसके दिमाग कई तरह के विचार आ जा रहे थे। उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। उसका एक मन हुआ, कल शिल्पा से बात करने के बाद उसमें मेल करेगी, पर फिर सब की कंडीशन को देखते हुए उसे यही सही लग रहा था। उसे पता था शिल्पा यदि यह बात जानेगी तो उसे कभी यहां मेल नहीं करने देगी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर उसने पक्का निश्चय करते हुए अपने मेल को खोलकर ड्राइव में देखा। उसका एक बायोडेटा बना हुआ था जिसमें उसकी बेसिक डिटेल थी और साथ ही फोटो भी लगी हुई थी। उसने वही बायोडेटा दी गई मेल पर मेल कर दिया और शांति से बैठ गई। उसे बहुत बेचैनी लग रही थी। वो फिर वहीं आईसीयू वार्ड के बाहर टहलने लगी। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 बजे बज रहे थे। उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि मेल भेजना सही था कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। टहलते टहलते वह वार्ड के बरामदे में आ गई और वह खिड़की से बाहर अंधेरी रात में तारों को देखने लगी। तारों को देखते देखते उसे सुबह उस लड़के से हुई टक्कर की याद आई। उसे उसकी काली आंखें और उसमें खोना याद आने लगा। उसने मन में सोचा, पता नहीं क्यों उसकी आंखें बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की आंखों की तरह थी। क्या मेरे सपनों का राजकुमार भी ऐसा ही होगा?
वो फिर आईसीयू वार्ड के सामने लगी बेंच पर बैठ गई और अपनी डायरी निकालकर अपने मन को शांत करने के लिए उस लड़के की आंखों को बनाने लगी। वाकई उसकी आंखें इतनी सुंदर बनी थी कि कोई भी देखता तो उसमें डूब जाता। उसके दिल में किसी कवि की एक कविता की कुछ पंक्तियां उभरी। जो बोल ना पाऊं मैं तो मेरी आंखों झांक लेना तुम, जो नैना चमके मेरे। तो मेरी खुशी जान लेना तुम, जो नमी हो नैनों में मेरे। तो मेरी उदासी मान लेना तुम, इस तरह से बिना बोले। मेरे भावों को पहचान लेना तुम। फिर उसने अपनी डायरी बंद करके रख दी। चैप्टर 9 तेज प्रताप राठौर की एंट्री। तनु वही बेंच पर बैठे बैठे सो गई थी। जब नींद खुली तो उसने देखा पूरा बरामदा रोशनी से भर के आया। उसने हड़बड़ा कर अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा, उसमें सुबह के 7 बजे बज रहे थे। उसने सोचा एक बार आईसीयू में देख लेती हूँ, शायद सभी को होश आ गया होगा। वो जल्दी से उठी और आईसीयू में एक एक करके कमरे के बाहर दरवाजे से झांकने लगी। उसने देखा किसी में भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। उसने सोचा शायद अभी होश नहीं आया है। वो फिर निराश हो गई और हॉस्पिटल के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के बेडरूम में तेज प्रताप राठौर अपने बेड पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट अरुण को फोन करके कहता है, देखो आज शाम की फ्लाइट है, मुझे जर्मनी निकलना है। क्या अभी तक कोई लड़की डिसाइड नहीं हुई है? वहां से आवाज आई, सर कल तक तो जितनी भी आपको दिखाई दी उन्होंने आपने रिजेक्ट कर दिया था और अभी रात तक में जो प्रोफाइल आए हैं उनमें से 3 मैं आपकी रिव्यू के लिए भेज रहा हूं। एक बार आप उन्हें चेक कर लीजिए। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है, जल्दी भेजो, नहीं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक फाइनल कर दो, लेकिन शादी आज ही हो जानी चाहिए। अनूप वॉशरूम से निकलकर सीधे आईसीयू रूम की तरफ वापस आए। एक बार फिर सभी के कमरे में झांकने लगी। तभी वहां नज आई। यह वही नस थी जिसने तनु के लिए प्रार्थना की थी। तनु को देखकर उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम बहुत थकी लग रही हो, तुमने शायद ठीक से आराम नहीं किया। देखो परेशानियां सबके साथ आती हैं और जल्दी दूर हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ। तब तक तुम घर से मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके आ जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन तनु ने कहा, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। इस पर नर्क ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन तुमने कल से शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। देखो खाने के पैकेट भी यहाँ पड़े हुए हैं, जाओ घर जाओ और नहा धोकर थोड़ा आराम करके और नाश्ता करके आओ। देखो यदि तुम ठीक नहीं रहोगी तो इन सब का ध्यान कैसे रखोगी, इसलिए घर जाओ बेटा। फिर तनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, अभी 7 बजे बज रहा है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। नज ने कहा, ठीक है, आराम से आना, मैं हूं यहाँ, तुम चिंता मत करो। फिर तनु अपना बैग लेकर वहां से चली गई। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अभी भी उसका मन आईसीयू वार्ड में एडमिट प्रशांत जी, मिताली जी और मोहित पर था। तनु गाड़ी के स्टैंड पर गई और अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकाली और स्कूटी स्टार्ट करके अपनी दादी के पुश्तैनी मकान की तरफ चली गई। 15 मिनट में ही वो वहां पहुंच गई। पहुंचकर उसने देखा पुराना सा मकान है, जिसकी शायद पापा ने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई कराई होगी। वो मेन गेट खोलकर अंदर गई पर घर के दरवाजे पर बाहर लॉक लगा था। उसे देखकर वह वापस लौटने वाली थी, तभी पड़ोस की सुशीला आंटी ने उसे आवाज दी, बेटा तुम्हारी मम्मी ने जाते समय घर की चाबी मुझे दे दी थी, ये लो। और चाबी देकर आंटी चली गई। तनु ने लॉक को खोला और अंदर जाकर देखा हॉल में पूजा का सामान रखा हुआ है। शायद मम्मी ने पूजा कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वह अंदर के रूम में गई। अंदर छोटा सा किचन था और 3 बेडरूम थे जिनमें पुराने घर का सारा सामान रखा हुआ था। कुछ जमा था और कुछ वैसे ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, पापा आप कितना दर्द अपने सीने में छुपा रखे थे, आपने कुछ भी मुझसे शेयर नहीं किया, आपको अपनी परेशानी मुझसे छुपानी नहीं थी। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, और क्या मैं इतनी पराई थी कि आपने अपनी परेशानियां मुझे नहीं बताया और मम्मी ने भी मुझे से अपनी परेशानियों को छुपा के रखा। वह तो मेरी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों नहीं बताया आपने सब कुछ। उसकी आंखों में फिर नमी तैर गई। उसने सभी कमरों को घूम घूम कर देखा। पहले कमरे में मोहित का सामान देखा, वही दूसरे में प्रशांत जी और मिताली जी का सामान रखा हुआ था। वह तीसरे बेडरूम में गई। उसके बाद एक एक करके बॉक्स खोले। एक बॉक्स में उसे अपने पहनने के लिए कपड़े दिखे। उसने उसमें से एक जोड़ी निकाला। अब बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहा कर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर हल्की सी नींद भी आ रही थी।
फिर भी उसने सोचा चलो कुछ नाश्ता बना लेते हैं। वह किचन में गई और फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर अपने लिए कॉफी बनाए। उसने वहां देखा, वहां बहुत सारा सामान रखा था, पर जाने उसका क्यों मन नहीं हुआ कुछ बनाने का, उसकी फिर आंखें भर आए। उसने वहां से एक बिस्किट का पैकेट उठाया और 2-3 बस बिस्किट निकाली। कॉफी के साथ बिस्किट खाए और फिर अपना बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। अभी 8:30 ही बज रहा था। वहां बंगले में तेज प्रताप ने तनुजा राठौर की प्रोफाइल को देखा। उसने उसकी फोटो को ध्यान से देखा और फोटो देखकर मुस्कुरा पड़ा और मन में कहा, तुमसे मेरी 2 बार मुलाकात हो गई है, शायद तुम ही सही हो मेरे लिए। फिर उसने अपने असिस्टेंट अरुण को फोन लगाकर कर कहा, मुझे तनुजा राठौर की डिटेल अभी आधे घंटे के अंदर चाहिए। चैप्टर 10 तनु करेगी कॉन्ट्रैक्ट साइन। ठीक आधे घंटे के बाद अरुण ने वापस तेज प्रताप को कॉल करके कहा, सर मैं तनुजा राठौर की सारी डिटेल आपको मेल कर रहा हूं। उनकी फैमिली के 3 मेंबर, उनकी मदर, फादर और ब्रदर अभी हॉस्पिटल में है, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उन सभी की डिटेल में आपको मेल कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। ठीक 10 मिनट के बाद तेज प्रताप ने वापस अरुण को कॉल किया और कहा, तुम इस लड़की को ऑफिस में बुला लो और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझा दो। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए, ये काम 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए एक अपॉइंटमेंट भी ले लो। तनु हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। उसने गाड़ी वापस पार्क की और आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। वहां उसने देखा डॉक्टर चेकअप के लिए आए हुए थे। वह डॉक्टर के पास गई और पूछा, सर अब सभी कैसे हैं? क्या उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हम सभी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्हें इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की व्यवस्था कर लीजिए। तनु परेशान हो रही थी, उसका सिर भी भारी हो रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबका ठीक होना भी बहुत जरूरी था। वो इधर उधर टहलने लगी और शिल्पा को याद करने लगी कि पता नहीं शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने बैग से अपना फोन निकालकर देखा, कोई अननोन नंबर था। कुछ सोचते हुए उसने उसे उठाया। वहां से अरुण तनु को कॉल कर रहा था। फोन उठाकर तनु ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? अरुण ने कहा, मैं राठौर एंटरप्राइज से तेज प्रताप राठौर का असिस्टेंट अरुण बोल रहा हूं। आपने कल जो प्रोफाइल मैरिज के लिए भेजी थी, हमने उसे सिलेक्ट कर ली है। क्या आप जल्द से जल्द आकर ऑफिस में मुझसे मिल सकती हैं? तनु ने कहा, आज? पर यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पेरेंट्स को अभी मेरी जरूरत है, शायद मैं आज नहीं आ सकती। इस पर अरुण ने कहा, उनकी चिंता मत करिए, हम वहाँ किसी को उनकी केयर के लिए भेज देंगे और आपको लेने अभी 15 मिनट में ही एक गाड़ी आ रही है, आप उसमें बैठकर आ जाए। बाकी बातें हम ऑफिस में ही कर लेंगे। तनु आगे कुछ कहती इसके पहले ही अरुण ने फोन रख दिया। तनु ने भी फोन काटा और झल्लाते हुए कहा, कितना अजीब आदमी है, कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे क्या पता मम्मी पापा और भाई की कंडीशन क्या है, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हॉस्पिटल के मेन गेट पर शिल्पा के पापा ने शिल्पा को छोड़ा और शिल्पा से कहा, बेटा मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, और ऑफिस की तरफ निकल गए। शिल्पा हाथ में कुछ सामान लिए हुए उन्हें ही देखते हुए आ रही थी। तभी ऊपर से राजवीर दौड़ते हुए नीचे आ रहा था और मेन गेट के पास दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, पर संभालते संभालते वह भी उसके ऊपर गिर पड़ा। इतने अचानक गिरने से शिल्पा को थोड़ी चोट आई थी। राजवीर उसके ऊपर लेटा उसे वैसे ही देख रहा था। शिल्पा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चपड़ गंजू, अब उठेगा भी या ऐसे ही पड़ा रहेगा? मेरी पूरी कमर तोड़ दी। राजवीर फिर हड़बड़ा के उठा और उसने शिल्पा का हाथ पकड़कर उठाया। शिल्पा अपना सिर और कमर सहलाते हुए बोली, भगवान ने आंखें नहीं दी, बटन लगा दी तेरी आंखों में। हॉस्पिटल है, इतना भी समझ नहीं आता, कैसे चलना है? गधा कहीं का, दौड़ने किसने बोला था? राजवीर उसे देखते हुए अपना सिर खुजाते हुए बोला, सॉरी, और फिर दौड़कर वहां से चला गया। शिल्पा ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अजीब इंसान है, और फिर अपना बैग लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। शिल्पा ने तनु को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे देखा। वह सीधे ही उसके पास चली गई और उसके पास आकर बोली, चल नाश्ता कर ले, मुझे पता है अभी तूने कुछ नहीं खाया होगा। इस पर तनु बोली, नहीं यार, मैं घर गई थी और वहां से फ्रेश होकर नाश्ता करके आ गई। इस पर शिल्पा बोली,
झूठ मत बोल, मुझे पता है, बस कॉफी पीकर आए होगी। सच बता, क्या खाए है? तनु ने उससे आंखें चुराते हुए कहा, बिस्किट। इस पर शिल्पा मुस्कुरा दी, मुझे पता था। चल बेहतरीन आलू के पराठे खा, मैंने बनाया है। आलू के पराठे का नाम सुनकर तनु को भी भूख लगाई थी। तनु ने बोला, आलू के पराठे, वाह, चल खिला दे फिर। दोनों ने आलू के पराठे खाए और हाथ धो के आ ही रही थी, इतने में फिर उसका फोन बजा। तनु ने मन में कहा, ये तो उस असिस्टेंट अरुण का फोन है। क्या इतनी जल्दी गाड़ी आ भी गई? उफ। शिल्पा के सामने फोन आना था। अब वो 17 सवाल करेगी, जेम्स बॉन्ड की नानी जो है। फिर तनु ने फोन उठाकर हेलो कहा। अरुण ने कहा, तनुजा मैडम आप नीचे हॉस्पिटल के बाहर आ जाए, कार नीचे है, जरा जल्दी कीजिएगा। तनु ने कहा, हाँ, पर मैं यहाँ किसको अपने मम्मी पापा और भाई की केयर के लिए छोड़कर जाऊं? यदि उन्हें किसी दवाई या इंजेक्शन की जरूरत होगी तो कौन करेगा? इस पर अरुण ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वहां पर नर्स पहुंच रही होगी, वे उनकी केयर करेगी। आप आ जाए। ठीक है, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर तनु ने फोन रख दिया। तनु के मन में सैकड़ों सवाल आने लगे। अभी भी उसे लग रहा था कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यही वो तरीका है जिससे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती है। फिर उसने अपने मन को पक्का किया और अपने मन में उठने वाले सवालों को वहीं रोक दिया। चैप्टर 11 तनु का अरुण से मिलने जाना। तनु शिल्पा को जरूरी काम का बोलकर और बस आधे घंटे में आती हूँ कहकर वहां से जाने लगी तो शिल्पा ने कहा, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया, तू स्कूटी ले जा। तनु ने कहा, नहीं, स्कूटी की चाबी तू रख, मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम है, आकर तुझे बताऊंगी। तभी वहां नस भी आ गई। तनु ने नस को तीनों रूम दिखा दिए और अपना नंबर भी दे दिया और कहा, यदि कोई जरूरी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। शिल्पा बोली, मैं उनके साथ रुकी हूँ, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, पापा भी लेने आएंगे, यदि आधे घंटे में आ गए तो मैं उनके साथ चले जाऊंगी और चाबी नस को देते चले जाऊंगी। तू अपना ध्यान रखना। वैसे काम क्या है, बता दो। तनु ने नामे गर्दन हिलाई और मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। तनु नीचे हॉस्पिटल के गेट पर गई। वहां पर सामने कई कारें खड़ी थी, उसे समझ नहीं आया किस में बैठना है। तभी ब्लैक BMW का गेट खुला, वहां से ड्राइवर बाहर आया और तनु को देखकर कहा, तनुजा मैडम आपको इस कार में चलना है, चलिए। तनु ने एक बार उस कार की तरफ देखा, ऐसी कार को तो वह सपनों में देखा करती थी। फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, ओ गॉड, आज तो एकदम पुराने कपड़े पहनकर आए हूं। मम्मी ठीक ही कहती थी जब भी बाहर निकलो ढंग के कपड़े पहनकर निकला करो, मगर आज लग रहा है वाकई ढंग के कपड़े पहनकर आने थे। भले ही तनु ने पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन फिर भी वह अपने गेहुए रंग, येलो शॉर्ट कुर्ती, ब्लैक जीन्स और कली हेयर में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो उस कार में बैठ गई। ड्राइवर कार को लेकर आगे बढ़ गया। तनु ने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन किया। उसने देखा कार सिटी हॉस्पिटल से कनॉट प्लेस की ओर जा रही थी। वो कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने मन में सोचा, कनॉट प्लेस लगभग 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ के कारण होने पहुंचने में 25 मिनट लग गए। एक बड़े से ऑफिस के सामने ड्राइवर ने कार रोकी और पीछे मुड़कर तनु से कहा, मैडम ऑफिस आ गया है, और फिर उतरकर उसने तनु के साइड का दरवाजा खोला। तनु कार से बाहर आई और उसने उस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ देखा। वहां बड़े बड़े गोल्डन अक्षरों में राठौर एंटरप्राइज लिखा हुआ था। उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो चुपचाप ड्राइवर की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ गई। अंदर रिसेप्शन में उसने अरुण से अपनी मीटिंग के बारे में बताया। रिसेप्शन में बैठी लेडी ने उन्हें वेटिंग एरिया में बैठने को कहा और उसने अरुण को कॉल लगाया। अरुण ने उसे तुरंत अंदर आने के लिए बोल दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तनु को 5th फ्लोर के ऑफिस में जाने के लिए कहा। उसने तनु को ले जाने के लिए मिस जूही को बुलाया। जूही तनु के साथ लिफ्ट में चली गई। तनु आश्चर्य से सारी चीज देख रही थी और जूही तनु को, लेकिन जूही ने एक भी शब्द नहीं कहा था क्योंकि उसे इसका ऑर्डर नहीं था। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट फ्लोर पर आ गई। लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही सामने ऑफिस दिखा। जूही तनु को ऑफिस में ले गई और सोफे पर बैठने को कहा। कुछ ही पल में अरुण वहां आ गया। उसके हाथ में एक फाइल भी थी। वो तनु के सामने सोफे पर बैठ गया और तनु से जनरल क्वेश्चन करने लगा। उसने पूछा, मिस आप शादी क्यों करना चाहती है, क्या मैं जान सकता हूं?
तनु ने उसे बताया, मेरे मम्मी पापा और भाई हॉस्पिटलाइज है और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जिसका इंतजाम वह अभी नहीं कर सकती है। सिर्फ इसलिए उसने बगैर किसी की परमिशन के इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ की है। अरुण ने कहा, यदि आप तैयार हैं तो इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसमें साइन करके मुझे दे दीजिए। फिर वह वहां से चला गया। तनु उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही थी। उसमें कई सारी कंडीशन थी, जैसे यह शादी सिर्फ 1 या 1.5 साल के लिए थे और इसमें पहले ही उसे डाइवोर्स पेपर पर भी साइन करने को कहा गया था। शादी के बाद उसे एक बहू के सभी कर्तव्य निभाने थे, पर उसे तेज प्रताप राठौर के साथ एक कमरे में नहीं रहना था। दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। वह तेज प्रताप राठौर की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती थी और इस शादी के बदले उसे 25 लाख का अमाउंट देने कहा गया था। शादी के बाद उसे डेनमार्क या जर्मनी में रहना था। उसे इंडिया छोड़ना था। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी तेज प्रताप के बारे में नहीं लिखा था, जिसको लेकर तनु बहुत घबराने लगी थी। मन ही मन उल्टा सीधा सोचने लगी, कहीं ये बुरा आदमी तो नहीं है, क्योंकि एक जवान आदमी को तो कई औरतें मिल जाती है और उसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत होगी। पक्का वह बुरा आदमी होगा और 1-2 साल में मरने वाला होगा, इसलिए उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। ऐसा सोच ही रही थी तभी अरुण वहां आ गया और उसने पूछा, मिस क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लिया है? तनु ने कहा, हाँ मैंने पढ़ लिया है। अरुण ने फिर पूछा, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंडीशन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? इस पर तनु ने कहा, हाँ मुझे आखिरी कंडीशन पर ऑब्जेक्शन है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 12 ये तेज प्रताप कौन है? तनु ने कहा, हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी शर्त पर ऑब्जेक्शन है, जिसमें इंडिया अब्रॉड रहने कहा गया है। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर रह सकूं। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। फिर एक बात और समझ नहीं आ रही है, मैं यह शादी क्यों करना चाहती हूँ ये तो क्लियर है, पर आपके सर क्यों करना चाहते हैं? क्या मैं वह वजह जान सकती हूँ? ये सुनकर अरुण मुस्कुराने लगा। उसने कहा, सर की पूरी फैमिली इंडिया के बाहर रहती है। सर यहाँ अपने नाना जी को देखने के लिए आए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ही शर्त रखी थी कि वह किसी इंडियन लड़की से शादी कर ले। इस पर तनु ने कहा, तो फिर यहाँ राठौर एंटरप्राइज कौन देखता है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, सर जर्मनी या डेनमार्क में रहते हुए यहाँ का बिजनेस देखते हैं। वह यहाँ की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ही आए हैं। उनकी कनॉट प्लेस में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, जो उनकी होने वाली वाइफ और बच्चे के नाम है। उन्हें ये प्रॉपर्टी तभी मिल सकती है जब वह शादी कर ले। यदि आप शादी कर लेती हैं तो आपको वह प्रॉपर्टी सर के नाम करनी है। और रही बात यहाँ पर आपके मदर, फादर और ब्रदर की देखरेख का, तो उनका हम अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तनु ने मन में कहा, कितना लालची आदमी है, प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी कर रहा है। किसी ढंग की लड़की से ही कर लेता। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करके अपनी और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब है? अरुण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सर को आज ही जर्मनी निकलना है, तो प्लीज आप बताइए क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हैं? तनु ने कहा, हाँ। तो अरुण ने कहा, ठीक है, तो अभी हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस निकलना है। आपको आज ही सर के साथ कोर्ट मैरिज करनी होगी। तनु ने घबराते हुए कहा, आज ही? वह कुछ कहने जा रही थी तभी अरुण ने बीच में बात काटते हुए कहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सर को आज ही जर्मनी निकलना है। उनकी शाम 5 बजे की फ्लाइट है। नाना जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। सर ने अपने नाना जी से प्रॉमिस किया था कि वह जर्मनी जाने के पहले शादी कर लेंगे। वैसे तो वह 15 दिन की छुट्टी पर आए थे, पर अभी अचानक ही उन्हें जर्मनी जाना पड़ रहा है, तो प्लीज हम अभी ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस निकल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या कोर्ट मैरिज करनी है? तनु ने आश्चर्य से पूछा। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि सर को तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें सीधी सादी जिंदगी जीना पसंद है। यहाँ पर भी कई करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बाद भी सर को सीधी सादी लाइफ ही अच्छी लगती है। चलिए हम निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अपने मन में सोचा, आज ही मेरी शादी है, इतना बड़ा दिन है। इस गधे ने एक बार मुझे बताया भी नहीं, कम से कम में कुछ ढंग के कपड़े तो पहन के आती। कुछ फोटो वोटो खींचेंगे तो वही पीला कुर्ता, ब्लैक जीन्स। छी, कितनी गंदी लगूंगी मैं अपनी शादी में। ऐसी भी कोई शादी होती है क्या? ना मैं तैयार हुई हूं, ना मेकअप किया है।
शायद मैं पहली लड़की हूं जिसकी इस तरह से शादी हो रही है। इन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं कि आपको तैयार होना है कि नहीं, बस सीधे बोल दिया आज ही शादी के लिए जाना है। अरुण ने कहा, पहले आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए ताकि मैं ये फाइल सर को भिजवा सकूं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, ठीक है। और तनु ने उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद तनु को बहुत घबराहट हो रही थी। अभी भी वह तेज प्रताप राठौर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने एक बार फिर अरुण से कहा, मुझे तेज प्रताप राठौर के बारे में कुछ जानना था। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ने कनाडा से एमबीए किया है, उनकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। अभी वो डेनमार्क और जर्मनी में डेयरी फार्मिंग देखते हैं। उनकी वहां बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पर राठौर एंटरप्राइज और कनॉट प्लेस की जो प्रॉपर्टी जिसमें होटल बने हुए हैं, वह अभी सर देखते हैं तथा कुछ काम उनके नाना जी मैनेज करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने घबराते हुए कहा, और उनकी एज क्या है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने इस पर ठहाका मारते हुए कहा, क्या आपको डर लग रहा है कि आपकी शादी एक बूढ़े से होने वाली है? उद्धरण चिन्ह। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर अफसोस कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब तो आपको उनसे शादी करनी ही पड़ेगी। तनु ने कहा, हाँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। फिर अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, 28। ये सुन तनु की जान में जान आई। उसने मन में कहा, चलो अच्छा है, बुरा आदमी नहीं है, एज में भी ज्यादा नहीं है, इतनी तो चल जाएगी, और वैसे भी मुझे साल भर ही उसके साथ रहना है। पर एक बार शक्ल दिख जाती तो अच्छा रहता, कम से कम पता तो चलता किससे शादी हो रही है। चलो कोई नहीं, अभी कोर्ट में चलकर देख लूंगी कौन है, कैसा दिखता है। अरुण ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, चलिए मैडम, हम जल्दी चलते हैं, अभी 12 बजे बज रहा है, 1:30 बजे कोर्ट में लंच टाइम हो जाएगा, उसके पहले मैरिज हो जानी है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अरुण से कहा, लेकिन कोर्ट मैरिज में तो बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और महीना भर भी लग जाता है, तो इतनी जल्दी कोर्ट मैरिज कैसे होगी? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे एजेंट मैरिज कहते हैं। यह एक ही दिन में हो जाती है और सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब चलिए। तनु ने एक बार फिर अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर अरुण की तरफ देखकर उदास मन से कहा, चलिए, और दोनों राठौर इंटरप्राइजेज के ऑफिस से बाहर की तरफ निकल आए। चैप्टर 13, तनु की शादी। दोनों राठौर इंटरप्राइजेज के ऑफिस से बाहर आकर कार की तरफ बढ़ गए। अरुण ने ड्राइवर को मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ चलने को कहा। वह ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया और तनु पीछे बैठी थी। तनु के दिल में हलचल हो रही थी, अभी भी उसकी मुलाकात तेज प्रताप राठौर से नहीं हुई थी, तेज प्रताप से मुलाकात को लेकर उसे घबराहट भी हो रही थी। उसने सोचा शायद वह भी साथ आ रहा होगा, लेकिन कार आगे बढ़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने अरुण से पूछा, आपके सर नहीं आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करिए, आपको अकेले शादी नहीं करनी है, सर वहीं पहुंच जाएंगे। अरुण फोन में किसी से बात करते हुए चल रहा था। वह बार बार किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो कभी दूसरे तरफ से इंस्ट्रक्शन लिए भी रहा था। लगभग 45 मिनट में कार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने पहुंच गई। अरुण ने फिर तेज प्रताप को फोन लगाया और उन्हें अपने आने की सूचना दी। उधर से तेज प्रताप ने कहा, हाँ, तुम अंदर चलकर फॉर्मेलिटी पूरा करो, मैं भी कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। मैं यहाँ नाना जी को हॉस्पिटल में देखने आया हूँ, जल्दी ही आ रहा हूँ। तनुजा राठौर से कहो कि वह फॉर्म फिल करके साइन कर दे, मैं पहुंच रहा हूँ। अरुण और तनु दोनों ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आए। अरुण ने फॉर्म लिए, तनु ने अपना फॉर्म फिल किया और साइन करके बैठ गई। वह बेसब्री से तेज प्रताप का इंतजार कर रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके हाथ पसीने से भर गए थे। वह बार बार इधर उधर देख रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, पर तेज प्रताप अभी तक नहीं आया था। अब लंच टाइम होने में भी बस 10 मिनट रह गए थे, तभी तनु का फोन बजा। उसने देखा शिल्पा का कॉल था। उसने अरुण को एक्सक्यूज मी कहा और फोन लेकर रूम के बाहर आ गई। वह खिड़की के साइड मुंह करके फोन में बात करने लगी। तनु ने शिल्पा को हेलो कहा तो शिल्पा ने पहले तो चिल्लाते हुए उससे पूछा, कहाँ रह गई है तू?
तुझे होश भी है? तू आधे घंटे का बोल कर गई थी और अभी तक नहीं आई। तनु ने कहा, हाँ सॉरी, कुछ जरूरी काम था तो। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, ऐसा भी क्या जरूरी काम था? तुझे पता है यहाँ आंटी सिर में गहरी चोट लगी है और डॉक्टर ने अभी चेकअप करके बताया है कि उन्हें और खून की आवश्यकता है। अब तू भी यहाँ नहीं है। ये जो नर्स है वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वह बोल रही है ब्लड का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तुझे बता रही हूँ, तू कब तक यहाँ पहुंचेगी? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, बस अभी कुछ ही समय में पहुंच रही हूँ। तब तक तुम वहां का ध्यान रखना। शिल्पा ने कहा, हाँ ध्यान तो मैं रखूंगी, बस तू जल्दी आ जा, तेरी भी चिंता लग रही है। दोनों बात ही कर रहे थे तभी तेज प्रताप मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच गया। उसने देखा वहां सिर्फ अरुण है, तो उसने अरुण से पूछा, तनुजा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। तो अरुण ने कहा, वह किसी का फोन आया था तो वह बाहर है। फॉर्म फिल हो गया है। तेज प्रताप ने कहा, तुम तो यहाँ का ट्रैफिक जानते ही हो, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना भी है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। फिर उसने अपने साथ लाए मंगलसूत्र, रिंग और सिंदूर की डिब्बी को टेबल पर रख दिया, फिर फॉर्म में उसने साइन कर दिया। साइन करके उन्होंने वकील से पूछा, क्या शादी के लिए और कोई फॉर्मेलिटी रह गई है? तो वकील ने कहा, नहीं। इस पर तेज प्रताप ने फॉर्म वकील को दे दिए। वकील ने कहा, सर लंच के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने अरुण की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत देर हो रही है, तुम सर्टिफिकेट तनुजा के साथ कलेक्ट कर लेना, मुझे अर्जेंटली निकलना है। फिर उसने अरुण की तरफ देखते हुए जाने का इशारा किया। अरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर वह मंगलसूत्र और सिंदूर। इस पर तेज प्रताप ने उसे देखते हुए कहा, यहाँ पर लंच टाइम हो गया है और मुझे निकलना भी है। ये फॉर्मेलिटी बाद में कर लेंगे। और वह रूम से बाहर की तरफ जाने लगा, तभी दरवाजे के पास पहुंचकर रुका और खिड़की की तरफ देखा। उसने देखा तनुजा फोन पर बात कर रही है। उसने एक नजर उसे देखा। वह उसे कुछ बोलना चाहता था, उसके पीछे तक गया पर उसका हाथ तनु के कंधे पर जाते जाते रुक गया। उसने अपना हाथ वापस खींचा और तेजी से बाहर की तरफ चला गया। तनु का कॉल कट हो गया था। वह वापस मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रूम में आई। उसने देखा अरुण अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बैठा है और वही सिंदूर की डिब्बी और 2 और डिब्बी रखी हुई है। उसने आश्चर्य से अरुण से पूछा, क्या बात है? अभी तक सर नहीं आए? अरुण ने कहा, सर आए थे, फॉर्म में साइन करके सबमिट कर दिया है, आप लोगों की शादी भी हो गई है, बस लंच टाइम ओवर होगा, उसके कुछ देर के बाद मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इस पर तनु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, अरे गजब, शादी भी हो गई, दूल्हा कौन है, कैसा है, पता भी नहीं चला। चैप्टर 14 मोहित को आया होश। तनु अभी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चुपचाप खड़ी थी। इतना कुछ हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वह तेज प्रताप राठौर से मिल भी नहीं पाई थी। वह बुद्ध बनकर वहीं खड़ी रह गई। अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी हो गई है। तभी अरुण ने उससे कहा, मिस आप ये सिंदूर, मंगलसूत्र और रिंग की डब्बी अपने पास रख लीजिए। सर आपका कुछ देर वेट करते रहे। उन्हें जल्दी निकलना था, इसलिए अचानक ही चले गए। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तनु ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और चुपचाप सिंदूर, मंगलसूत्र और रिंग की डिब्बी उठाकर अपने बैग में रख लिया। उद्धरण चिन्ह। उसने अरुण से पूछा, लंच कब ओवर होगा? वहां हॉस्पिटल में मेरी जरूरत है, मम्मी को ब्लड की जरूरत है, वह अरेंज कराने जाना है। सुबह से मैं यही हूँ, दोपहर का 2 बजे बज गया है और कब तक वेट करना पड़ेगा? अरुण ने कहा, बस आधे घंटे में काम हो जाएगा। तनु को कुछ ध्यान आया, उसने अरुण से नाराजगी भरे शब्द में कहा, अब तो शादी हो गई है, आप प्रॉपर्टी के पेपर भी दे दो, मैं साइन कर देती हूँ। डिवोर्स पेपर है तो वह भी दे दीजिए, मैं उसको भी साइन कर देती हूँ। मुझे लगता है आपके सर को इस शादी से कोई मतलब नहीं है और ना ही जरूरत है। फिर मैं भी क्यों परेशान होऊंगी? उन्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, वैसे भी उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए ही तो शादी की है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतने अमीर आदमी से शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, पता नहीं कितने प्रोफाइल को रिजेक्ट करने के बाद सर ने इसका प्रोफाइल सिलेक्ट किया है। उसमें भी ये तलाक की बात कर रही है।
आज ही शादी हुई और आज ही तलाक के लिए पीछे पड़ रही है। जब अरुण ने कुछ नहीं कहा तो तनु भी अपनी सीट से उठ गई। तनु मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इधर उधर टहल रही थी और अपना टाइम पास कर रही थी। तभी वकील आया और उसने दोनों सर्टिफिकेट लाकर तनु को पकड़ा दिए। तनु ने उसमें हेडिंग पढ़ी। उसने अपना नाम तेज प्रताप सिंह राठौर के साथ देखकर एक गहरी सांस ली। उसने अरुण की तरफ देखकर उसे चलने का इशारा किया और कहा, जल्दी चलिए, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अरुण ने कहा, ठीक है, मगर आप चिंता मत कीजिए। सर ने वहां ब्लड का इंतजाम करा दिया है और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके भाई को होश आ गया है। चलिए, हम चलते उससे मिल लेते हैं। ये सुनकर तनु बहुत खुश हुई और उछलते हुए बोली, क्या मोहित को होश आ गया है? फिर उसने सोचा, चलो, इस शादी से मुझे नहीं, मेरे घर वालों को तो कोई खुशी मिली है, और उसके दिल में एक टीस सी उठी। दोनों ही ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गए। वहां अरुण ने तनु से कहा, मैडम, आपने अभी लंच नहीं किया है। सर ने कहा है, आपको छोड़ने से पहले आपको लंच करा दिया जाए। आप बताएं, आप कहाँ लंच करना पसंद करेगी? उद्धरण चिन्ह। इस पर तनु ने मन में कहा, किससे शादी हुई है? कौन है वह? ये भी पता नहीं, और उन्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है, हद हो गई है ये तो। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अरुण से कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं वही आपके लिए खाना भिजवा दूंगा। तनु ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, जब तक सर जर्मनी से नहीं आ जाते हैं, आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सर ने मुझे बोला है। इसलिए आप परेशान मत होइए, और हाँ, आप अपने दादी के घर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं आपका सामान आपके पुराने घर में शिफ्ट करा दूंगा। इस पर तनु ने आश्चर्य से कहा, आपको कैसे पता कि मैं वहां रहती हूँ? उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण ने हंसते हुए कहा, आपकी पूरी ऑटोबायोग्राफी हमें पता है। शादी से पहले सर ने आपकी सारी इंफॉर्मेशन में निकलवा ली थी। आपके पुराने मकान को 35 लाख में बेचा गया था और ऑफिस का कर्जा चुकाया गया था, जिसे सर में 55 लाख में फिर वापस खरीद लिया है। अब वह आपके नाम है और आप अपने घर में रह सकती हैं। इस पर तनु को बहुत आश्चर्य हुआ, पर इस बात की खुशी भी थी कि अब उसे उस गली वाले घर में नहीं रहना पड़ेगा। वह वापस अपने घर चली जाएगी। उसने चाबी अरुण को दे दी। बात करते 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 तनु और अरुण ऑफिस के बाहर आ गए। दोनों कार में बैठे। तनु वापस पैसेंजर सीट पर बैठी और अरुण ड्राइवर के पास बैठा। गाड़ी चल पड़ी और अरुण ने तनु को सिटी हॉस्पिटल में छोड़ा। तनु गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई और अरुण वही खड़ा था। उसने किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद की कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह भी सिटी हॉस्पिटल में अंदर की तरफ आ गया। तनु सेकंड फ्लोर में आईसीयू वार्ड में पहुंच गई थी। उसने दूर से ही शिल्पा को सामने बेंच पर बैठे देखा। उसने अपनी घड़ी देखी, 3:15 हो रहे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, शिल्पा अकेले इतनी देर तक वहां बैठी थी। वह शिल्पा के पास गई और शिल्पा से पूछा, मम्मी अब कैसी है? और मोहित को होश आ गया ना? इस पर शिल्पा ने आश्चर्य से कहा, आंटी तो ठीक है और उन्हें ब्लड भी चढ़ा दिया है, पर मोहित के बारे में मुझे तो नहीं पता। पर तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। फिर तनु उसका हाथ पकड़कर मोहित के रूम की तरफ गई। उसने देखा अंदर डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं और मोहित उसकी आंखें खुली देख रही थी। शिल्पा और तनु देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बाहर से ही मोहित को देख रहे थे। खुशी के मारे तनु शिल्पा के गले पर झूल गई। चैप्टर 15। शिल्पा जानना चाहती है तनु का सच। तनु की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। वह अंदर जाना चाहती थी, पर अभी मोहित आईसीयू में था। वह डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर के साथ वह नर्स भी थी जिसे तेज प्रताप ने उनकी देखभाल के लिए रखा था। डॉक्टर ने बाहर आकर तनु और शिल्पा से कहा, अब आपके भाई की तबीयत ठीक है, हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी मम्मी की हालत भी ठीक है, शायद उन्हें भी जल्दी होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तनु और शिल्पा बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या वह मोहित से मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, पहले उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर लेने दीजिए, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जाने लगे तो अरुण भी डॉक्टर के पीछे पीछे चला गया। उसने डॉक्टर से कुछ बात की तो डॉक्टर ने कहा, शायद किसी नस के दबने के कारण मोहित अब चल नहीं पाएगा।
उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। इस पर अरुण ने कहा, ठीक है। ऐसे ही उसने मिताली जी और प्रशांत जी की तबीयत के बारे में भी पूछा। सारे इंस्ट्रक्शन और जानकारी लेकर तेज प्रताप राठौर को इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। उद्धरण चिन्ह। मोहित को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर अभी भी उसे उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। सिर पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने तनु को ऐसी कोई भी बात मोहित से करने मना की थी, जिससे उसके दिमाग को कोई तकलीफ हो। इसलिए शिल्पा और तनु ने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा। अरुण ने शिल्पा और तनु के लिए नाश्ता मंगवाया था तथा मोहित के लिए सूप ऑर्डर किया था। मोहित को लग्जरी प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया था, जिससे तनु को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। वह बार बार अरुण की तरफ देख रही थी, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा था। शिल्पा भी तनु और अरुण के बारे में जानना चाह रही थी कि अरुण यहाँ कैसे हैं, लेकिन अभी तक उसने भी कुछ नहीं पूछा था। जब दोनों ने नाश्ता कर लिया और मोहित ने भी सूप पी लिया, उसके बाद अरुण ने कहा, मैडम, आप घर निकल जाए। यहाँ पर देखरेख के लिए नर्स है और मैं भी यहाँ रुकूंगा। यदि कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। अभी आपका आराम करना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने तनु को घूर कर देखा और कहा, तुम आज मेरे घर चलो, हम वही आराम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तनु उसकी आंखें देखकर अच्छी तरह समझ गई थी कि शिल्पा क्या जानना चाहती है। उसने भी मना नहीं किया और दोनों मोहित और अरुण को बाय कहकर वहां से निकल गए। अभी दोनों हॉस्पिटल के गेट पर ही पहुंचे थे कि शिल्पा ने तनु का हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, सीधे सीधे बता, तू कौन सा कांड करके आई है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने आश्चर्य से कहा, कांड? मैंने कोई कांड नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा गुस्से में बोली, अच्छा कोई काम नहीं किया तो तू सीधे तरह से नहीं बताएगी। चल घर अब। तनु ने भी हकलाते हुए कहा, तू जबरदस्ती मुझे परेशान कर रही है, देख ऐसे करेगी तो मैं घर नहीं जाऊंगी। शिल्पा ने कहा, अच्छा तेरा नाटक करना अभी तक बंद नहीं हुआ। चल जल्दी बता, तूने कौन सा कांड किया है। दिन भर तू गायब थी, और यह अरुण कौन है जो तेरे पीछे पीछे तुझे मैडम बोलते बोलते घूम रहा है। तनु का गला सूखने लगा, उसे समझ आ गया था कुछ देर और यदि इस जेम्स बॉन्ड की नानी ने सवाल पूछे तो वह सब कुछ सच सच उगल देगी। तनु को समझ नहीं आ रहा था कि वह शिल्पा को क्या बताए, क्योंकि उसे खुद भी तेज प्रताप राठौर के बारे में कुछ नहीं पता था। शिल्पा यदि उससे पूछेगी कौन है, कैसा दिखता है, तो क्या जवाब देगी, और यदि उसने बताया कि जिससे उसने शादी की है उसे उसने देखा तक नहीं, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो और नाराज होगी। उसने सोचा, और यह अरुण को भी मेरे साथ ही आना था। जब मैंने कहा कि मैं सब अकेले कर लूंगी, तो भी पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया। बड़ा आया तेज प्रताप राठौर का पिछल ले लूं। अब मुझे बताना ही पड़ेगा कौन है ये। सब कुछ गड़बड़ हो गई है। पर शिल्पा को बताऊं कैसे, मेरे पास तो तेज प्रताप की फोटो भी नहीं। अरुण से पूछती हूं, शायद उसके पास कोई फोटो हो, कम से कम ये तो पता चल जाएगा वह दिखता कैसा है। शिल्पा गुस्से में स्कूटी लेने चली गई। लेकर आए और उसने तनु को घूर कर देखा। तनु भी चुपचाप स्कूटी में बैठ गई। वह पूरी भूमिका बना रही थी कि उसे शिल्पा से क्या कहना है, पर उसे कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में शिल्पा का घर आ गया। दोनों अंदर गए। शिल्पा उसे हाथ से खींचते हुए सीधे अपने कमरे में लेकर आए और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसने तनु से गुस्से में पूछा, माताजी आपने कोई बहुत बड़ा कांड किया है, ये तो मुझे पता चल गया है। कृपा करके बताएंगी कि आप क्या करके आई हैं। कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही है ना? आई मीन अपने आप को बेचने जैसा। देख, यदि पैसों की जरूरत है तो उसके लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगी, मगर प्लीज कोई उल्टा सीधा काम मत करना। चल अब जल्दी बता। चैप्टर 16 शिल्पा ने जानना सच। तनु ने घबराते हुए कहा, मैं जो कहूंगी उसे सुनकर तुम नाराज तो नहीं होगी। शिल्पा ने तनु को घूरते हुए कहा, नहीं, अब जल्दी बता। तनु ने कहा, नहीं, पहले तू वादा कर कि तू मुझे चिल्लाएगी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब शिल्पा ने झल्लाते हुए कहा, तू सीधे तरीके से बता रही है या नहीं, या फिर तुझे किसी प्रसाद की जरूरत है। तनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह मैंने शादी कर ली है।
शिल्पा ने अचानक चौंकते हुए कहा, क्या तूने शादी कर ली? पर कैसे और किससे? मुझे बताया नहीं। कब से चक्कर चल रहा था तेरा? शिल्पा ने हाथ मटकाते हुए कहा, घर के सब लोग हॉस्पिटल में है, पता है ना तुझे, और तू शादी करके भी आ गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने उससे बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए थे। सुनकर तनु ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वह मैंने तेज प्रताप राठौर, जो राठौर एंटरप्राइज के मालिक हैं, उनसे शादी कर ली है। शिल्पा ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, तेज प्रताप राठौर? तेज प्रताप? क्या तू उसे जानती है? तनु ने कहा, अब शादी की है तो जानती तो होंगी। शिल्पा ने कहा, तो तू ये भी जानती होगी कि वह मेरा भाई है। इस पर तनु ने चौंकते हुए कहा, वॉट? तेरा भाई? और वो तेरा भाई कब से हो गया? वो तो राठौर है और तू सिंघानिया। इस पर शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, वह मेरी बुआ ने राठौर फैमिली में शादी की थी और तेज भैया मेरे भाई है। इसका मतलब तू मेरी भाभी है। शिल्पा ये जानकर बहुत खुश थी कि तनु ने उसके भाई से शादी की है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी बन गई है, उसके सबसे अच्छे भाई की पत्नी। उसने तनु के बारे में जानकर राहत की सांस ली। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि तनु ने एक अच्छे आदमी से शादी की है। अब तनु को अपने ऊपर गुस्सा आया कि उसने क्यों बताया कि वह तेज प्रताप को जानती है। यदि वह बोलती नहीं जानती है तो कम से कम शिल्पा से ही फोटो पता चल जाती, मगर अब उसने होशियारी मार ही दी थी, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। शिल्पा, जो इतनी देर से तनु के ऊपर नाराज हो रही थी, चहकते हुए तनु का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गई और उससे कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तूने मेरे भाई से शादी कर ली है। वैसे तेरा और भाई का कब से चक्कर चल रहा था और मुझे पता ही नहीं। तुझे पता है कितने सालों से हमने आपस में बात भी नहीं की है। मेरा पुराना फोन खो गया था, तुझे तो पता है, और पापा ने जब नया फोन लेकर दिया तो उसमें नंबर बदल दिया। तब से हम बात नहीं कर पाए। पापा के झगड़े के कारण मैं अपने सबसे अच्छे भाई से दूर हूँ। चल तू मुझे उसका नंबर दे, मैं अभी बात करती हूँ। इस पर तनु ने हकलाते हुए कहा, वाह, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, तेरे पास भाई का नंबर नहीं है? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? अब तू ये भी मत कह देना कि तूने उससे बगैर देखे शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। तनु का मुंह सूख गया। उसने सोचा भी नहीं था कि शिल्पा इतनी जल्दी जड़ तक पहुंच जाएगी। पर उसे ये तो पता था, ये जेम्स बॉन्ड की नानी एक एक चीज खोज खोज कर पूछ लेगी। तनु ने कहा, एक्चुअली वह तेज प्रताप राठौर ने अपने दादाजी के कहने पर मुझसे शादी की है। वह जर्मनी जाने से पहले शादी करना चाहते थे। मैंने भी अपनी प्रोफाइल भेजी थी, शायद उन्हें पसंद आ गई, इसलिए आज ही मैंने शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही है तू? इसका मतलब तू उसे जानती नहीं है, सिर्फ उसने तुम्हारी प्रोफाइल सिलेक्ट की और तुमसे शादी कर ली, और तुमने भी उसे जाने पहचाने बगैर उससे शादी कर ली। पर क्यों? और चलो शादी कर भी ली तो कम से कम अपने पति का नंबर तो ले लेती। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो, मुझे पता ही नहीं था। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अब तुम यदि उससे कुछ बोलना चाहती हो, प्यार भरी बातें करना चाहोगी तो कैसे करोगी? और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस पर तनु ने कहा, तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो। शादी के बदले तेज प्रताप मेरे घर वालों की मदद करने वाले हैं, और अपनी फैमिली के लिए ही मैंने शादी को हाँ कर दिया। तनु ने जानबूझकर अपने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात शिल्पा को नहीं बताई। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने तनु से कहा, चल पहले हाथ मुंह धोकर रेडी हो जाओ, फिर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुझे पुरानी एल्बम दिखाऊंगी। उसमें मेरे और भाई की फोटो है। ये सुनकर तनु मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो तेज प्रताप की फोटो देखने मिलेगी। तनु ने शिल्पा से कहा, प्लीज मेरी शादी के बारे में अभी किसी को मत बताना, वह अभी मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सबसे पहले मम्मी पापा को इस शादी के बारे में बताना चाहती हूँ, उसके बाद ही सबको बताऊंगी। शिल्पा ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा अलमारी से कपड़े निकालने लगती है। कपड़े निकालते निकालते वह तनु से कहती है, अब तू इंडियन ड्रेस पहनना चालू कर दे, क्योंकि मेरे भाई को सीधी सादी लड़कियां पसंद है।
तेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं, और वह हंसने लगती है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 17 शिल्पा ने चिढ़ाया तनु को। तनु को शादी के समय की याद आती है, जब वह येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स में थी और ऐसे ही उसकी शादी हो गई थी। उसे इस बात को याद करके उसे बहुत बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया था। उसने शिल्पा से कहा, अभी भी तो मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तुझे पता नहीं इतने अच्छे कपड़े हैं कि ऐसे ही कपड़ों में मैंने शादी भी कर ली। तब तो उसने कुछ नहीं कहा। लगता है उसे ऐसे ही कपड़े पसंद है। मैं तो जीन्स और कुर्ती पहनूंगी, और वैसे भी मैं कौन सा बदन दिखाने वाले कपड़े पहनती हूँ, वह तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं। शिल्पा जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, कपड़े निकाल कर पलटी। वह तनु के पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक तनु का चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे तनु की हालत पर हंसी आ रही थी। वह समझ गई थी कि तनु कपड़े को लेकर परेशान है। उसने तनु को चिढ़ाना बंद नहीं किया। उसने तनु से कहा, लगता है मैडम इस बात पर बहुत नाराज हैं कि शादी में तैयार भी नहीं हुई, और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने फिर हंसते हुए कहा, और कर चुपचाप शादी, मुझे बताती तो शायद बढ़िया सा तैयार करा के तेरी शादी कराती। वैसे मेरे भाई का बेडलक है जो उसने ये येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स वाली लड़की से शादी कर ली, उसे तो ठीक से तैयार होना भी नहीं आता। वैसे मेरा भाई बहुत हैंडसम है, वह तो पक्का तैयार होकर आया होगा। उसे पता था तनु ने अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने देख रखे थे। वह जब किसी की शादी होते हुए देखती थी, तो हमेशा शिल्पा से कहती थी कि मैं जब शादी करूंगी तो बहुत अच्छे से तैयार होंगी, ऐसा लहंगा पहनूंगी, ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी। वह हमेशा इसको लेकर बात करती थी। पर अफसोस कि बेचारी की शादी ऐसे अचानक ही हो गई थी। शिल्पा फिर तनु को फिर चिढ़ाते हुए कहती है, अब तो खाना बनाना भी सीख ले, क्योंकि मेरे भाई को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ, सुबह जल्दी भी उठने लग, क्योंकि उसे देर से उठने वाले लोग भी पसंद नहीं। इसके बाद शिल्पा ठहाके मार के हंसने लगती है। तनु शिल्पा को गुस्से में देखती है, फिर बेड से उठती है और गुस्से में ही शिल्पा के पास जाकर उससे कपड़े छीनकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शिल्पा उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये कभी नहीं सुधरेगी, फुल्लो रानी। उद्धरण चिन्ह। उधर तेज प्रताप राठौर फ्लाइट में बैठा अपनी दिन भर की मीटिंग के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जर्मनी में अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी और डेयरी फार्मिंग को कैसे बढ़ाएं। वह एक एक करके पहले देख रहा था और उसकी मन ही मन रूपरेखा बना रहा था। वह अपनी एक एक करके फाइलें देख रहा था, तभी उसके हाथ में वह कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल आई। वह उसे खोलकर देखने लगा। उसने फाइल को देखा और उसकी आंखें जहां तनु ने सिग्नेचर किया था, वहां अटक गई। उसने मन में सोचा, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको पैसों से मतलब होता है। इस लड़की ने भी शादी के लिए हाँ सिर्फ पैसों के लिए की है, पर यह बात भी सच है, उसकी फैमिली में सभी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पता नहीं यह बाकी से अलग होगी या इसे भी सिर्फ पैसों से मतलब होगा, और उसने वह फाइल उठाकर बैग में रखी। वह किसी गहरी सोच में डूब गया। तनु वॉशरूम से बाहर आती है। उसने शिल्पा का आसमानी कलर का सलवार कुर्ता पहना था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। तनु का रंग गेहुआ था और वह बहुत दुबली भी नहीं थी, ठीक ठाक कद काठी थी। उसकी आंखें कत्थई रंग की थी, जो उसकी मासूमियत को सच सच बयान कर देती थी। उसकी पलकें घनी थी। गेहुआ रंग होने के बाद भी उसके नैन नक्श बहुत कटीले थे। वह साफ सुथरे, सलीके के कपड़े पहनने वाली और सीधे साधे विचारों वाली थी। शिल्पा भी दूसरे बाथरूम में तैयार होने जाती है। तैयार होकर वह किचन की तरफ चले जाती है। वह कुछ खाने की तैयारी करने लगती है। तभी तनु भी वहां पहुंचती है। शिल्पा को काम करते देख वह शिल्पा से बोलती है, ला बता, तेरी कुछ मदद करना है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुझे मेरे भाई की इतनी फिक्र हो रही है। आते ही उसके लिए खाना बनाने सीखने आ गई। इस पर तनु चिढ़ जाती है और झल्लाते हुए उससे कहती है, अब बस कर यार, थोड़ा बहुत खाना बनाना तो मुझे भी आता है। वैसे भी मुझे नहीं सीखना कोई खाना वाना बनाना, जिसको भूख लगेगी वह खुद बनाएगा। शिल्पा हंसते हुए बोलती है, अरे कम से कम अपने लिए ही सीख ले, जब तुझे भूख लगेगी तो कौन बना कर देगा। तनु हंसते हुए कहती है, खाना बना कर देगा ना तेरा भाई और कौन। फिर दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं।
फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। शिल्पा उसे आलू के पराठे बनाना सिखाती है। कैसे आलू का मसाला बनाना है, कैसे बेलना है, ये सब शिल्पा उसे सिखाती है। तनु बहुत ध्यान से देखती है। बात ही बात में उसे ये तो पता चल गया था कि तेज प्रताप को आलू के पराठे बहुत पसंद है। तनु बात ही बात में शिल्पा से तेज प्रताप के बारे में सब कुछ उगलवा लेना चाहती थी। वह धीरे धीरे उसकी मक्खन पॉलिश करती है। चैप्टर 18 तनु ने जानना शांति जी का सच। दोनों ने मिलकर आलू के पराठे और चटनी बनाई। साथ में पुलाव भी और शांति जी के लिए सूप भी बनाया। वो दोनों सूप लेकर शांति जी के कमरे में गई। शांति जी पलंग पर लेटी शून्य में निहार रही थी। उन्होंने शिल्पा और तनु को देखा। वह हाथ उठाकर कुछ कहना चाहती थी, परंतु पैरालिसिस होने की वजह से सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों समझ गए थे। तनु ने आगे बढ़कर कहा, आंटी मैं ठीक हूं और आज आप भी अच्छी दिख रही हैं। चलिए हम लोगों ने आपके लिए सूप बनाया है, वो भी वेजिटेबल वाला। फिर शिल्पा और तनु ने धीरे से शांति जी को बेड पर बैठने में मदद की और उन्हें सूप पिलाने लगी। तनु जब से शिल्पा की दोस्त बनी थी, तब से उसने आंटी को ऐसे ही बेड पर लेटे देखा था। उसके मन में हमेशा आता था कि वह पूछे कि आंटी ऐसे बेड पर क्यों है, पर इससे शिल्पा का दिल दुखेगा, ये सोचकर उसने कभी पूछा नहीं। आंटी को सूप पिलाने के बाद शिल्पा और तनु वापस हॉल में आ गई। शिल्पा ने आकर टीवी ऑन कर दिया। दोनों ही सिंघानिया साहब का वेट कर रहे थे कि वह आए और सब साथ में खाना खाएंगे। लगभग 8 बजे सिंघानिया साहब घर आए। शिल्पा ने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा। फिर तीनों ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद तनु और शिल्पा टहलने के लिए छत पर आ गए। टहलते टहलते तनु ने शिल्पा से पूछा, शिल्पा एक बात पूछूं? तू बुरा तो नहीं मानेगी? शिल्पा ने कहा, नहीं तू पूछ ले। उद्धरण चिन्ह। इस पर तनु ने कहा, आंटी की ऐसी तबीयत क्यों है? उनको क्या हो गया था? ये सुनकर शिल्पा थोड़ी दुखी और थोड़ी परेशान हो गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने कहा, अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे ये बात पता चल ही जाएगी। लेकिन मुझसे वादा कर, तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। तनु ने सोचा, मैं नाराज होंगी ऐसी क्या बात है? फिर उसने पूछा, ऐसी क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। तो शिल्पा ने बताया, मुझे दादाजी ने बताया था कि जब बुआ ने राठौर फैमिली में शादी करने का विचार किया तो घर में बहुत बवाल हुआ था। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बुआ की शादी राठौर फैमिली में हो, लेकिन दादाजी और भाई के दादाजी दोनों दोस्त हैं। उन्हें इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी और उनकी मर्जी से यह शादी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद जब मोंटी भैया हुए थे, सब बहुत खुश हुए थे और दादाजी ने कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी मेरी बुआ के नाम कर दी। मेरी बुआ ने भी उसे लेने से मना किया, लेकिन दादाजी नहीं माने। उन्होंने फिर वह प्रॉपर्टी मोंटी भैया, उनकी होने वाली पत्नी और बच्चे के नाम कर दी। इससे पापा और मम्मी बहुत नाराज हुए। पापा वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते थे। दादाजी ने साउथ दिल्ली से लगी हुई इससे दोगुनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम की थी, लेकिन पापा उसमें खुश नहीं थे। वह कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी भी चाहते थे। ऐसे ही एक बार जब शायद भाई का 5वां बर्थडे था और तब मैं भी हुई थी, तब दादाजी ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था। लेकिन मम्मी मन ही मन बुआ और फूफा जी से जलती थी और उन्होंने जब पूरा फंक्शन हो गया और घर में सिर्फ कुछ ही मेहमान रह गए थे तो जलन के कारण मेरी बुआ को मारने की कोशिश की। उन्होंने उनके रूम में शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे बुआ फूफा जी की डेथ हो गई। लेकिन उसमें मेरी मम्मी भी चपेट में आ गई और उनकी ऐसी हालत हो गई। पापा और दादाजी जी के चलते मम्मी पर केस नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दे दी। मम्मी के ऐसा करने से दोनों परिवार हमेशा के लिए टूट गए। पर पापा ने कभी नहीं माना कि मम्मी ने ऐसा किया। लेकिन दादाजी ने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मेरे दादाजी बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और उनके बच्चे उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। ये प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आज भी मेरे पापा मोंटी भैया को अपना नहीं पाए, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब तक वो यहाँ थे इंडिया में, तब तक हम चोरी छिपे मिल लेते थे और बात भी कर लेते थे। पर जब से भैया कनाडा पढ़ने चले गए और मेरा नंबर चेंज हो गया, हम दोनों की बातें बंद हो गई।
मैंने बहुत कोशिश की भैया से कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाए। भाई फेसबुक पर भी एक्टिव नहीं रहते, इसलिए उनसे कांटेक्ट करना और मुश्किल हो गया। लेकिन अब तुम हो तो शायद। फिर शिल्पा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा लगता है हमारा परिवार फिर एक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर तनु उदास हो गई। उसने सोचा, शिल्पा मुझ पर और अपने भाई पर कितना विश्वास करती है, लेकिन उसे कैसे बताऊं इसका भाई कितना बड़ा लालची है। इसी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही उसके भाई ने मुझसे शादी की है, और 1 साल बाद हम अलग भी हो जाएंगे। पता नहीं इस 1 साल में मैं ये परिवार जोड़ पाऊंगी या नहीं। लेकिन आज मैं ये खुद से वादा करती हूँ, दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 19। तनु मिलना चाहती है दादाजी से। दोनों छत पर टहल रहे थे। छत पर हल्की ठंडक हो गई थी, दोनों की आंखों में अभी नींद नहीं थी। तनु ने फिर टहलते हुए शिल्पा से पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ है अभी? तो शिल्पा ने बताया, वो भी उसी सिटी हॉस्पिटल में है, कल डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उनके लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें एडमिट किया था। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु ने पूछा, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी? क्या उन्हीं से मिलने तेज प्रताप यहाँ आए थे? उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने कहा, शायद हाँ। मुझे पता भी नहीं चला कि भाई यहाँ आए हैं। शायद पापा को पता चला, इसलिए उन्होंने नानू के बीमार होने के बाद उनसे मिलने नहीं दिया। वह शायद इसलिए मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन आज जब मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी, तब मैं ये जान पाई कि दादाजी भी वही है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने फिर आगे पूछा, और तेज प्रताप के दादाजी कहाँ है? इस पर शिल्पा ने कहा, उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। शायद वो जर्मनी या डेनमार्क में कहीं पर है। पर अब तुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? तुझे भी साथ ले जाना था। इस पर तनु ने कहा, हो सकता है उन्हें वहां कोई जरूरी काम आ गया हो, और वैसे भी अच्छा है मुझे नहीं ले गए। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं और लास्ट ईयर भी बाकी है, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मौसम में ठंडक और बढ़ रही थी। फिर शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार सोने चलते हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है। तू जाएगी कॉलेज की हॉस्पिटल जाएगी? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, कल मैं हॉस्पिटल होते हुए कॉलेज आऊंगी, तो चिंता मत करना। फिर दोनों रूम में सोने चले गए। तनु की आंखों से अभी भी नींद पूरी तरह से गायब थी। पर शिल्पा बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। तनु लेटे लेटे आज के बारे में सोच रही थी। वह अभी भी सोच रही थी कि तेज प्रताप कैसा दिखता होगा। क्या वो उसी की तरह दिखता होगा जिससे वो मिली थी? और उसकी आंखें वैसे ही काली और गहरी भी होंगे या अलग? उसके मन में फिर वही छवि आने लगी। वह मन ही मन कई तरह के विचार करने लगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का समय, जर्मनी में। तेज प्रताप फ्लाइट से उतर चुका था। व्यस्त और लंबी यात्रा में थोड़ा थक गया था। उसे लेने उसका ड्राइवर आया था। वहां से अपने जर्मनी स्थित बंगले में चला गया। ठंड का समय शुरू होने वाला था, मगर जर्मनी में अभी से ही बहुत स्नोफॉल हो रहा था। तेज प्रताप के पास उसके दादाजी का फोन आया। उन्होंने पूछा, तुमने शादी कर ली है? तेज प्रताप ने कहा, जी दादाजी। दादाजी बोले, बहू को ले आए? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, नहीं, अभी उसका वीजा रेडी नहीं हुआ है, जैसे ही वीजा रेडी हो जाएगा मैं ले आऊंगा। दादाजी ने कहा, जल्दी लेकर आना है। ठीक है। तेज प्रताप ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जी दादाजी। दादाजी ने कहा, मुझे उसकी फोटो भेजो और उसके नाप भी भिजवा दो। यहाँ पर उसके लिए कपड़े रेडी करवा देंगे, और मैं यहाँ कहकर तुम्हारा और बहू का रूम भी रेडी करवा दूंगा। तेज प्रताप ने कहा, आप इतना परेशान मत होइए। दादाजी ने कहा, कितने समय बाद तुमने मेरी बात मानी है और उस घटिया औरत को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ली है। अच्छा ही हुआ तुम उसे भूल गए और एक नई राह पर चल पड़े हो। तेज प्रताप ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में कहा, सब मैंने आप ही के लिए किया, बस सब कुछ अच्छा हो। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने मन में कहा, दादाजी मुझे माफ करिएगा, शायद 1 साल के बाद मैं यह शादी तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं अपने आप को जानता हूँ, शायद मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा और एक लड़की को पत्नी होने का हक कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह शादी तोड़ दूंगा।
आप चाहते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली है। दादाजी ने फोन रख दिया। तेज प्रताप फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उठा, नाश्ता किया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। उधर शिल्पा के घर, शिल्पा जल्दी उठकर नाश्ता बनाने में जुट गई थी। उसने नहा धो भी लिया था। वह तनु को 2-3 बार उठा कर आई, मगर वह बेधड़क सोई हुई थी। इतनी बार उठाने के बाद भी नहीं उठी थी। शिल्पा को बहुत गुस्सा आ रहा था। 8 बजे बजने वाला था। उसे कॉलेज जल्दी जाना था और कॉलेज जाने के पहले तनु को हॉस्पिटल भी छोड़ना था। उसने गुस्से के मारे जग में पानी लिया और तनु की तरफ आई। पहले तो उसने सोचा पूरा जग उठाकर पानी का डाल देती हूँ, बहुत तमाशा कर लिया इसने, इतना उठाने पर भी नहीं उठी। पर फिर बिस्तर गीला हो जाएगा सोचकर उसे हाथ में ढेर सारा पानी लिया और सीधा तनु के मुंह में डाल दिया। तनु अचानक हड़बड़ा कर उठी, जोर से चिल्लाई, बचाओ, बारिश हो रही है। फिर हड़बड़ी में उठकर उसने शिल्पा को देखा, वह गुस्से में उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर तनु बोली, क्या बहुत देर हो गई है? मैं देर तक सोते रही। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, नहीं, तू तो एक ही बार उठाने में उठ गई। बाहर देख, बारिश भी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। तनु से आंख चुराते हुए उठी और बोली, बस 5 मिनट लगेगा, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, अब तो टाइम ही कहाँ छोड़ा है, जा जल्दी नहा कर आ, नाश्ता भी रेडी है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 20। प्रशांत जी ने कहा दुनिया को अलविदा। तनु जल्दी नहा धोकर रेडी हुई। फिर शिल्पा सिंघानिया जी के साथ में नाश्ता किया। केयरटेकर को शांति जी को खिलाने का बोलकर शिल्पा तनु के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। तनु शिल्पा से बोली, सॉरी यार, मेरी वजह से थोड़ी देर हो गई। शिल्पा झल्लाते हुए तनु से बोली, तेरी एक दिन की आदत थोड़ी ना है, कल ही तुझे समझाया था, अब जल्दी उठना सीख। पर नहीं, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरा भाई बहुत परेशान रहेगा तुझसे। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कुछ नहीं कहा, वह सीधा शिल्पा को देखते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने देखा डॉक्टर प्रशांत जी के रूम के बाहर बहुत चिंता में दिखाई दे रहे थे। अरुण उनसे बात कर रहा था। तनु को देखकर अरुण डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। तनु ये देखकर थोड़ा हैरान हुई। वह तेज कदमों से चलकर आए और घबराती हुई आवाज में डॉक्टर से पूछा, सर क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह तो प्रशांत जी के कमरे में वापस चले गए। तनु डॉक्टर को प्रशांत जी के कमरे में सीरियसली जाते देखकर अरुण के पास आए और पूछा, अरुण क्या हुआ, क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, प्रशांत सर की सांसें अचानक ही उखड़ने लगी है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह घबराते हुए अरुण से बोली, सीरियस प्रॉब्लम? सीरियस प्रॉब्लम थी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बुला लेना। मैंने तुम पर भरोसा करके यहाँ रहने दिया, पर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरुण ने कहा, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तनु बार बार डॉक्टर और नर्स को अंदर बाहर जाते देख रही थी। अचानक एक नर्स वहां पर दौड़ी आए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, इनकी वाइफ की तबीयत भी अचानक खराब होने लगी है, उनकी सांसें भी उखड़ने लगी हैं। डॉक्टर परेशान हो गए। उन्होंने अरुण से कहा, हमें तुरंत एक सीनियर डॉक्टर को भी बुलवाना पड़ेगा, और फिर वह किसी को फोन लगाने लगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों रूम में डॉक्टर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए थे। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, परंतु प्रशांत जी की तबीयत अचानक से बिगड़ती जा रही थी। मिताली जी के सिर में खून के थक्के जमने लगे थे, जिससे उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और उन्हें हल्के अटैक आने लगे थे। सीनियर डॉक्टर भी आ चुके थे और दोनों जगह पेशेंट को देख रहे थे। दोनों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तनु के आंसू थमने बंद नहीं हो रहे थे। उसे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। उधर मोहित को किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। वह बेसब्री से दीदी की रास्ता देख रहा था। अरुण से तनु की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। उसे देख अरुण ने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम मोहित के पास जाओ और थोड़ा उसके पास बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं यहाँ का संभाल लूंगा। हाँ।
लेकिन अचानक क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उधर तनु को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो रही थी। वह भगवान को याद करके दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू जैसे गंगा जमुना के समान बरस रहे थे। तभी एक डॉक्टर ने आकर तनु से कहा, आई एम वेरी सॉरी, हम मिस्टर प्रशांत को बचा नहीं सके। प्रशांत जी नहीं रहे। अब तो तनु का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह क्या करे। उसके पापा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। उसे छोड़कर चले गए थे। अरुण ने फौरन तेज प्रताप को फोन लगाया और वहां की सारी स्थिति की जानकारी दी। तेज प्रताप, जो उस समय किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा हुआ था, उसने तुरंत अपनी मीटिंग को वहीं रोकी और एक प्राइवेट जेट को रेडी होने बोल वह फौरन अपना बैग लेकर प्राइवेट जेट की तरफ चला गया। कुछ ही समय में उसने इंडिया की तरफ उड़ान भर दी। तेज प्रताप ने अपने मन में सोचा, तुमसे मैं जितना दूर जाना चाहता हूं, परिस्थितियां मुझे उतना ही पास लेकर आ रही हैं, लेकिन पता नहीं तुम किन हालात में होगी। मुझे तुम्हारी चिंता भी हो रही है। वहां तुम अकेले कैसे इन परिस्थितियों से जूझ रही होगी। उद्धरण चिन्ह। तनु की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे अपना कुछ भी ध्यान नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहते देख अरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे संभाले। उसके पास शिल्पा का नंबर भी नहीं था कि वह उसे फोन करके बुला ले। उसने तेज प्रताप को फोन लगाया और तनुजा की हालत के बारे में बताया। तेज प्रताप ने कहा, नाना जी के पास जाओ और उनसे शिल्पा का नंबर लेकर फौरन शिल्पा को वहां बुलाओ, उससे कहना वह तनुजा के पास रहेगी। उसके पास कोई भी नहीं है। अरुण ने कहा, ठीक है सर। उद्धरण चिन्ह। आगे जानने के लिए सुनते रहिए नोबेल इंटरेस्टेड स्टोरी पर। थैंक यू। ऐसे ही इंटरेस्टेड स्टोरी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।